our today's presentation. So we will discuss, and our presentation will cover all these areas. Learning outcomes. Listener will be able. लिस्टर जो हमारे यहाँ जो ये प्रेजेंटेशन जो है इसको अटेंड करने के बाद जो चीजें जो लिसनर हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे कि जो बायोमैकेनिक्स की जो मेन ब्रांचेस हैं उसके बारे में इनकी जो एप्लीकेशन है और इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो जान सकेंगे। जैसा कि बायोमैकेनिक्स की एक ब्रांच एंथ्रोपोमेट्री है, उसकी स्पोर्ट्स में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, 2D 3D स्पोर्ट्स काइनेमैटिक एनालिसिस है उसके बारे में है। अस्सलाम वालेकुम। काइनेटिक एनालिसिस, इलेक्ट्रोमायोग्राफिक, हेलो, मायोग्राफी है वो किस तरह से स्पोर्ट्स के लिए यूजफुल होगी, ट्रेनिंग इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, सॉल्यूशन फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम इन पंजाब एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश आवर स्पोर्ट्स टैलेंट एंड आल्सो स्पोर्ट्स टीम फॉर द फ्यूचर स्पोर्ट्स। बेसिकली बायोमैकेनिक्स है क्या? Biomechanics, according to the definition of different researchers, the term biomechanics combines bio and life. Bio means life and mechanics. कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन बॉडी है, जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, इसकी बायोमैकेनिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कि एनिमल बायोमैकेनिक्स है कि जस्ट उस पर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, प्लांट बायोमैकेनिक्स भी है। ह्यूमन बायोमैकेनिक्स क्या है कि जब कोई भी ह्यूमन बॉडी मूव करती है तो उस पर जो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि इंटरनल फोर्सेस है वो किस तरह से उस पर इफेक्ट करती है, एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे इफेक्ट करती है, जब ह्यूमन बॉडी मूव करती है तो कौन से जो काइनेमैटिक्स है उसका जो नीड मूवमेंट है वो किस तरह से मूव करेगी, किस तरह से हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है और किस तरह से रिड्यूस होती है, बैलेंसिंग पोजीशन जो होती है वो किस तरह से है। ये इस तरह से ये बायोमैकेनिक्स की बेसिकली जो एप्लीकेशन है, जो फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं जब हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट पर और तो उसको हम जो है कहते हैं कि ये इट इज कंसीडर्ड एज अ बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? एनालाइज द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर किस तरह से जो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। दूसरा जो है स्टडी ऑफ फोर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी में जो फोर्स है जैसे कि मस्कुलर कंट्रैक्शन की फोर्स है वो किस तरह से हेल्प आउट करती है हमें मूव करने के लिए, हमें स्टैंड अप होने के लिए और हमारी जो परफॉर्म करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज है उस पर है। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जैसे कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, फिर इसके अलावा जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है, एयर रेजिस्टेंस, वो किस तरह से है, फ्लूइड और जो फोर्सेस होती हैं वो किस तरह से हमारी ह्यूमन को मूव करते हुए रेजिस्ट करती हैं और उसको हेल्प आउट करती हैं। तो ये इसके बारे में जो है वो ये स्टडी है बायोमैकेनिक्स। अच्छा, अब ये है कि इसका जो एरियाज ऑफ बायोमैकेनिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। हम टैलेंट्स को जो बायोमैकेनिक्स के एप्लीकेशंस हैं और उसके जो प्रिंसिपल हैं उसके थ्रू जो किस तरह से टैलेंट को इन्हांस करते हैं, ये एक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स का एरिया है जिस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली it is not properly implemented in Pakistan and not properly working and focused by in past in Pakistan. दूसरा है
एंथ्रोपोमेट्रिक एंड मोशन एनालिसिस। जो एंथ्रोपोमेट्रिक हमारी जो बॉडी साइजिंग होती है ह्यूमन बॉडी में, फॉर एग्जांपल हर स्पोर्ट्स के लिए किस तरह से हम टीम को सिलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ किस साइज के प्लेयर्स होने चाहिए, इवन जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है उसमें किस तरह से होने चाहिए, जो टीम स्पोर्ट्स है उसमें किस तरह से होने चाहिए, और इसके अलावा जो हमारी जो टीम स्पोर्ट्स होती है उसमें भी प्लेइंग पोजीशन डिफरेंट होती है, फुल बैक डिफरेंट होते हैं, मिडफील्डर्स डिफरेंट होते हैं, और फॉरवर्ड जो होते हैं, जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह से पोजीशन, बॉलर से होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, बैट्समैन का किस तरह से होना चाहिए, और उसका उन बॉडी स्ट्रक्चर का उनकी परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ये है। दूसरा है, ये एंथ्रोपोमेट्रिक का रोल होता है स्पोर्ट्स में, रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। दूसरा हम कहते हैं कि मोशन एनालिसिस। जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो मस्कुलर जो स्केलेटल मूवमेंट होती है या बॉडी जब मूव करती है तो कौन से फ्लॉज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो नी एक्सटेंशन होती है वो हाई है या लो है, हाई है तो उसका क्या फायदा होगा, हम उनकी जो वीडियो कैप्चरिंग के जरिए या किसी तरह से हम उनका डाटा करते हैं और कंपेयर करते हैं विद द बेटर एथलीट्स और डिस्कस बाय द रिसर्चर, कि उसको रिसर्च करके हम कहते हैं कि ये इसमें डिफिकल्टीज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल अगर उसकी जो नी एक्सटेंशन है, जो 100 मीटर एथलीट है, जिस तरह के इसमें है, इस पिक्चर्स में नजर आ रहा है सारे का सारा कि उसमें ये रिफ्लेक्टिव मार्कर्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि इसका एंगुलर पोजीशन जो आर्म्स है, नी है, एल्बो है, हिप है, ये किस तरह से है और किस तरह से होना चाहिए। अभी आपने, हम क्रिकेट के बारे में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो बॉलर्स होते हैं, स्पिनर स्पेशली, उनका बॉलिंग एक्शन जो है सही है गलत है, ये एक डिबेट है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी लैब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर जाते हैं तो ये रिफ्लेक्टिव मार्कर्स हैं वो लगा के, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, इसका भी एक मैनुअल है, उसके मुताबिक इसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं कि उसका बॉलिंग एक्शन लीगल है इलीगल है, ये चीजें हैं। मगर हम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए देखते हैं कि फ्लॉ कहाँ पर आ रहा है, उसकी बॉडी पोजीशन ठीक है, जब वो भाग रहा है तो उसकी स्ट्राइड कम और बढ़ती क्यों नहीं है, रिदम क्यों नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। थर्ड है प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज थ्रू करेक्टिव एक्सरसाइजेस। हम जो एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस कौन सी एक्सरसाइज बेहतर करें कि बाज़ का हमारे यहाँ जो कुछ एक्सरसाइजेस बैन हो जाती हैं, कुछ उन पे फ्लॉज होते हैं जो कि हमें इंजरीज की तरफ लेके जाती हैं। हम जो रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस इफेक्टिव हैं, कौन सी इफेक्टिव नहीं है, उसके थ्रू जो है हम प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इंजरीज। इंजरी से एथलीट्स को भी बचाया जा सकता है और कार्बन को भी। रिहैबिलिटेशन फ्रॉम इंजरीज थ्रू एप्रोप्रिएट मूवमेंट। अगर कोई एथलीट इंजर्ड हो जाता है तो किस तरह की मूवमेंट होनी चाहिए कि उसका जो रिकवरी पीरियड है वो मिनिमम हो सके, ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में भी हेल्प आउट करता है। और जो मेन चीज होती है, डिजाइनिंग न्यू इक्विपमेंट्स टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। अब स्पोर्ट्स में देख लें कि हमारे यहाँ जो आज से 80s में देख लें, प्लेयर्स के इक्विपमेंट्स डिफरेंट थे। जेवलिन जो था, जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिफरेंट था, पोल वॉल्ट डिफरेंट था, कॉस्ट्यूम जो इवन 90s के प्लेयर्स की जो शर्ट होती थी क्रिकेट की, फुटबॉल की और प्लेयर्स की, हॉकी प्लेयर्स की, वो डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। क्यों? उस पर देखा जाता है कि जो हम कॉस्ट्यूम यूज कर रहे हैं उस पर एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, जो हम शूज यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह से परफॉर्मेंस बेहतर हो। फॉर एग्जाम्पल हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसका हम ब्रांड, तो जैसे नाइकी है, एडिडास है, एसिक्स है, तो उसको हम देखते हैं कि वहां पर जाके वो कितना महंगा हमें शूज देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जो शूज डिजाइन किया जाता है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कोई ना कोई इंजीनियर्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं ताकि जब वो एथलीट मूव करे तो उस पर नी, हिप और जो बॉडी इंजरीज होती हैं जो कि कंप्रेशन की वजह से होती है वो कम से कम हो सके और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, तो उसके बाद वो डिजाइन करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं इस चीज के। तो ये एक एरिया ऑफ है रिसर्च का जो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में इफेक्ट करते हैं। बायोमैकेनिक्स की बेसिकली जो ह्यूमन के रिलेटेड है वो बेसिक 2 ब्रांचेस हैं, एक क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स है, एक स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है।
क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स में हम जो आमतौर पर आप कभी देखें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, उसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इंजरीज कैसे होती है, उस पर बहुत सारी वीडियोस भी बनी होती हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं जैसे बॉक्सर्स हैं। फिर इसके अलावा जो डिजाइनिंग होती है, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके बाद जो आर्टिफिशियल जो लिम्स लगाते हैं, जो आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, वो क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स की तरफ जाता है। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में इक्विपमेंट डिजाइनिंग होती है और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होती है, ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, अब ये है कि इसकी जो बेसिक जो बायोमैकेनिक्स है उसका जो एरिया है उसमें किस तरह के हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसमें हम कैमरास यूज करते हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसमें न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा आता है, जिसमें डिग्रीज में डाटा आता है, जिसमें स्पीड में डाटा आ जाता है, जिसमें हाइट, बॉडी साइज, ये सारी चीजें जो कवर करते हैं, ये इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। हमारे यहाँ यूज भी हो रहा है, उसमें एक ट्रेनर है, एक टीचर है, वो जो है वो देखता है एक साइड पे होके जो प्लेयर है वो इतनी सर्विसेज कर रहा है, इतनी वो जो हॉकी स्टिक के साथ स्कूप कर रहा है, हिट लगा रहा है, बॉलिंग कर रहा है, तो उसमें क्या फ्लॉ है, उसको वीडियोस भी बना के स्लो मोशन के साथ भी एनालाइज किया जाता है, पिक्चर्स के थ्रू भी एनालाइज किया जाता है, और वीडियोस को डिफरेंट कोचेस अपनी राय के तौर पर देखते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। See the position critical component of skills. Observe performance several times to identify the problem. Focus on the performance and implementation. उसकी performance है, ये qualitative। ये basically जो हमारी जो research होती है बायोमैकेनिक्स में, जो implementation होती है, वो दो एरिया से रिलेटेड है। अच्छा, अब हमारा जो सेशन ये है, इसमें हम फोकस जो हमारा ज्यादा है वो ये है कि हम जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बायोमैकेनिक्स के किस तरह से अप्लाई करते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कौन कौन से एनालिसिस हैं, कौन कौन सी जो टूल्स हैं जो हम डाटा कलेक्शन के यूज करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक, सबसे पहले जो एक है एंथ्रोपोमेट्री, एस्टिमेशन ऑफ बॉडी साइज। हम बॉडी साइज जो है उसकी एस्टिमेट करते हैं कि उसकी आर्म लेंथ कितनी है, उसकी हैंड लेंथ कितना है, उसमें फैट परसेंटेज कितनी है, फिर उसकी जो गर्थ है, फॉर एग्जांपल सर्कमफ्रेंस ऑफ लोअर लेग, अपर लेग, शोल्डर एंड अपर आर्म, लोअर आर्म, फोर आर्म, इनका जो गर्थ है वो कितनी है, हिप साइज क्या है, फॉर एग्जांपल जो उनका जो वेस्ट साइज है, चेस्ट साइज है, वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं इसके थ्रू हम मेजर करते हैं। दूसरा है टेम्पोरल टाइम, टेम्पोरल के टाइम कितना लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें देखा जाता है कि एक बंदा जो है वो एक स्ट्राइड लेने में कितना टाइम ले रहा है, फिर वो अगर 100 मीटर में 100 मीटर 10 सेकंड में या 11 सेकंड में कर रहा है तो पहले 10 मीटर वो कितने सेकंड में करता है, दूसरे 10, तीसरे 10, तो वो 100 मीटर में हाथ डिवाइड कर लेता है 5 मीटर, वो उसकी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजें। काइनेमैटिक्स क्या होती है, एक पोजीशन आ जाती है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी एंगुलर जो मूवमेंट है जब वो करता है तो वो किस तरह से है, और उस पर जो थर्ड है काइनेटिक्स है, फोर्स उस पर कौन कौन सी लगती है, डायरेक्ट फोर्स किस तरह से हम उसकी मेजर करते हैं, और इनडायरेक्ट फोर्स। इसके बाद है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें हम जब आमतौर पर हमारे जो मसल एक्टिवेट होते हैं वो कौन से मसल एक्टिवेट होते हैं और किस स्पोर्ट्स में और किस एक्शन में वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये फ्लॉ होता है कि हम कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं मगर वो जो मसल्स हैं वो तो एक्टिवेट ही नहीं होते उस एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग रॉन्ग हो सकती है और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं। तो क्या ये जो टेक्निक होती है इसके थ्रू हम मसल एक्टिवेशन को जांचते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कौन से एक्टिवेट है, उसकी ट्रेनिंग करवा के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मेन जो चीजें हैं उसके तल्लक जाने से पहले जो है हमें ये देखना होगा कि ये जो है चीजें वो कौन कौन सी हैं इसमें। अच्छा बस ठीक। अच्छा, बिफोर लुकिंग स्पेशली at movement we first have to understand the description of human movement.
हमारी जो ह्यूमन मूवमेंट है उसके बारे में हमें ये जानना, सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी मूवमेंट क्या है, हमारे प्लान्स ऑफ मूवमेंट्स क्या है। हम फॉर एग्जांपल एक बंदे को मूव करता हुआ देखते हैं तो वो किस तरह से मूव करता है। फॉर एग्जांपल वो आगे पीछे जा रहा है तो उसकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है, साइड में मूव कर रहा है वो किस तरह से हो रहा है, और अगर उसके जो आर्म्स है फ्लेक्स हो रहे हैं तो वो एक्सेस कौन से हैं, उसकी आर्म पोजीशन क्या है, और उसकी स्टैटिक पोजीशन में फीट पोजीशन क्या है, और वो किस तरह से मूव कर रहा है। ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये है जी ह्यूमन बॉडी को 3 प्लान्स पे जो है वो हम डिवाइड करते हैं। ये एनाटॉमी वाले भी करते हैं, ये बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें है मूवमेंट इन सैजिटल प्लान। फॉर एग्जांपल सैजिटल प्लान क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो कि सर्जन होगा वो बताएगा कि अगर किसी को ऑपरेट हुआ है तो वो एक खास टर्म के तौर पर लिखेगा कि फलां एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी था और फलां जगह पे ऑपरेट हुआ था। तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को हम डिवाइड करते हैं किस तरह से। अगर वर्टिकल राइट और लेफ्ट में हम वर्टिकल जो है पोजीशन उसको डिवाइड करें तो हमारी जो फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन है वो किस तरह से मूव करती है। हमारी जो हम आगे और पीछे जब मूव करते हैं तो हमारी जो नी फ्लेक्स किस तरह से होती है, हिप फ्लेक्स किस तरह से होती है, एक्सटेंशन किस तरह से होती है रनिंग में। अब इसमें कौन कौन सी ये चीजें जो होती हैं जिसमें बाइसेप कर्ल है, स्क्वाट है, वॉकिंग है, रनिंग है, वर्टिकल जंप्स हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, डोर्सिफ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। मेन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है जब आगे मूव करते हैं या बैक मूव करते हैं। इसके बाद है फ्रंटल प्लान। इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं, एडक्शन एंड अबडक्शन। फॉर एग्जांपल हमारा साइड वाइज हम जब एक लेग को अपनी राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं या लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो अबडक्शन किस तरह से होती है, वो किस तरह से कितनी उसकी रेंज है, कहाँ तक मूव कर रहा है, और जब वो अपना दोबारा मिड लाइन की तरफ आता है तो किस तरह से है। ये साइड वाइज फ्लेक्शन है, हमारी जो ऊपर ट्रंक है, नेक है, इन्वर्जन है, ये इस तरह की मूवमेंट है। इसके बाद है मूवमेंट इन हॉरिजेंटल प्लान। अब हॉरिजेंटल प्लान में क्या मूवमेंट होती है, सुपिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारी जो रोटेशन होती है जब हम रोटेट करते हैं हॉरिजेंटल, फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी इस तरह से मूव करती है इस तरफ राइट साइड पे, या जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हुए इस्लाम लेते हैं तो इस तरह राइट या लेफ्ट पे किस तरह से मूव करती है। ये हॉरिजेंटल प्लान ऑफ मूवमेंट है जिसमें हमारे जो शोल्डर हैं जो किस तरह से मूव करते हैं। जैसे हम डिस्कस थ्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो किस तरह से हमारी जो रोटेशनल मूवमेंट होती है ये उससे रिलेटेड है। अब ये एंथ्रोपोमेट्री क्या है, ये किस लिए यूज होती है, विजुअल परसेप्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन है, और मैट्रिन मीन टू मेजर द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वेरी इन विजुअल परसेप्शन। वो हमारे यहाँ विजुअल, फॉर एग्जांपल एक दो बंदे बैठे हुए हैं तो हर एक बंदे की परसेप्शन डिफरेंट होगी। एक बैट्समैन की परसेप्शन एक ही तरह के बॉलर के अगेंस्ट डिफरेंट होगी और दूसरे की डिफरेंट होगी। इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, अपर एंड बैक स्ट्रेंथ। हमारी जो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है वो क्या है और बैक स्ट्रेंथ क्या है, एज, लेंथ, लेग लेंथ, ये चीजें जो हैं वो इस तरह से है। इसके बाद है इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, नीड्स, डेक्सटेरिटी, स्किल्स किस तरह से है, इंटेलिजेंस एंड सो आर अदर। अच्छा, अब एंथ्रोपोमेट्री के थ्रू जो है हम कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकते हैं। बॉडी कंपोजिशन, हमारे यहाँ फैट परसेंटेज क्या है और मसल मास वो कितनी परसेंटेज है। स्किन फोल्ड टेस्ट होता है कि हमारे यहाँ कौन से एरियाज हैं जहां पर जो स्किन फोल्ड है उसको हम टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग, और कहां पर फैट परसेंटेज ज्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई, आमतौर पर जो देखा जाता है हाइट एंड वेट को जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसके बारे में है। वेस्ट टू हिप रेशियो है,
बॉडी सिक्स एंड स्ट्रक्चर, गर्थ, ब्रेथ एंड लेंथ। गर्थ क्या होती है कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है मसल्स का, वो उसको हम मेजर करते हैं। ब्रेथ क्या है, जो हमारे शोल्डर की जो विड्थ होती है वो कितनी है, और लेंथ हमारे जो लिम्ब, अपर और लोअर लिम्ब होते हैं उनकी लेंथ क्या है, जिसमें हैंड लेंथ भी आ सकती है, अपर आर्म लेंथ भी आ सकती है, लोअर आर्म लेंथ भी आ सकती है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल हम जो मेजर करते हैं वो किस तरह से चीजों को मेजर करते हैं, ये उसमें है कि स्ट्रेचर जो पोजीशन होते हैं इसके बकायदा मैनुअल्स हैं। एंथ्रोपैट्रिक मेजरमेंट्स के भी मैनुअल्स हैं, जो कि एक सोसाइटी है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ काइनेथ्रोपोमेट्रिक, इसका मैनुअल है, वो भी मिल जाता है। पाकिस्तान में इस पर काम जो किया है वो प्रोफेसर सैयद कमाल रिजवी साहब हैं। उन्होंने वो बेसिकली मैथमेटिक्स एंड न्यूरो साइंस के हैं, तो उन्होंने इस पर काम किया है। फिटनेस से रिलेटेड भी कुछ उनके आर्टिकल्स हैं और उनका मैनुअल भी है। और इसके अलावा जो नॉर्टन एंड ओल्ड का मैनुअल है वो हीट एंड कैथर है, इनके मैनुअल्स हैं और वो अप्रूव्ड हैं। ये मैनुअल जो है वो इंटरनेट से अवेलेबल है, उसको फॉलो करते हुए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं और ये डाटा जो हम मेजर करते हैं। स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसको मेजर करना है, शोल्डर कैसे मेजर करते हैं, एल्बो पोजीशन क्या है, हिप पोजीशन कहाँ से मूव करनी है, और ये फिंगर टिप्स कहाँ से यूज करनी है, ये पोस्टर पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, वो कैसे मेजर करनी है। ये सारी चीजें जो हैं हमने उस मैनुअल को फॉलो करते हुए मेजर करना है, और उसके मुताबिक जो है वो हम ट्रेनिंग भी करते हैं और उसको जो है वो बच्चों को हम सिखाते भी हैं, और उसके मुताबिक हमने इन मूवमेंट्स को जो है इन चीजों को ह्यूमन बॉडी की मेजर करना है। अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाइड होती है। फिजिकल बॉडी साइज, अब 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, फंक्शनल है। फिर उसमें स्ट्रेंथ है, आइसोमेट्रिक है, डायनामिक्स है, आइसोटोनिक है, काइनेटिक है, ये इंटरनल इस तरह से है। अब बायोमैकेनिक इंटरनल प्रॉपर्टीज कौन सी है, सेगमेंटल मैश, हमारी जो बॉडी जो सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बॉडी का अपर आर्म है, उसके अपर आर्म में ये भी एक सेगमेंट है, इसका बॉडी में इसका जो मैस इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए। सेगमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन के लिए भी रिसर्च होती है। मसल अटैचमेंट साइट्स एंड लिवर आर्म, हमारा जो लिवर्स होते हैं वो किस तरह से हमारे जो आर्म है उस पर वो इफेक्ट करते हैं। फेल्यूर स्ट्रेस ऑफ लिगामेंट, टेंडन एंड बोन, फॉर एग्जांपल हमारे जो लिगामेंट इंजरीज होती हैं वो किस तरह से है, क्या उसके बारे में है, ये उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो मेजर की जाती हैं। ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्किन फोल्ड कैलिपर है, ये बर्थ मेजर और लेंथ के लिए यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग कैलिपर्स कहा जाता है। और फिर इसके अलावा गर्थ के लिए एक स्मॉल जो है वो मेजरिंग टेप जो है वो यूज की जाती है। ये प्रोसीजर है फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। तशरीफ है, मगर इसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आती है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की जो मार्किंग होती है वो किस तरह से हम मार्क करते हैं कि कौन सा एरिया जो है अकॉर्डिंग टू द मैनुअल, वी शुड फॉलो द मैनुअल, उसके मुताबिक है कि स्किन फोल्ड के लिए जब हम मेजर करते हैं तो कौन सा एरिया जो है वो वहां पर मार्क करते हैं। हमारी बॉडी जो है लेंथ के लिए कहाँ पर मार्क की जाती है, स्किन फोल्ड के लिए कौन कौन से एरिया से, और उसी को मेजर किया जाता है। ये देखें यहाँ पर एक ब्लैक सा निशान है, तो हमारी जो फैट परसेंटेज है एब्डोमिनल में वो कैसे मेजर की जाती है। मेजर किस तरह से की जाती है, इस तरह से शोल्डर ब्रेथ मेजर की जाती है वो है। और ये जो पिक्चर्स है कि हैंड स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, बॉडी वेट कैसे है, और सिटिंग हाइट किस तरह से हमने जो मेजर करनी होती है वो उसके मुताबिक उसको मेजर की जाता है। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके मुताबिक हमारे पास सोफिस्टिकेटेड और अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स होंगे तो हम मेजर करते हैं इसको। अब इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन है हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन में आमतौर पर देखा जाता है जी, इसमें एंडोबारफ है, मेसोबारफ है,
और एक्टोमारफ है। ये कैसे डिवीजन हो जाती है? हम वैसे ही सरसरी सा कह देते हैं, ये लफ्ज तो हमने सुने हैं, मगर हमारे यहाँ बहुत कम ही लोग इसके बारे में जो इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो जो हम मेजर करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक, इसकी दूसरा एक एरिया है कि उसको हम हमारी ह्यूमन बॉडी को और ह्यूमन पॉपुलेशन को, प्लेयर्स को वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेल्टन थ्योरी। और इसका जो फार्मूला सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है वो है हीथ एंड कैटर का मेथड है, वो यूज है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्टोमारफ, मेसोमारफ और एंडोमारफ में, जिसमें सबसे स्लिम जो बंदे होते हैं वो किस तरह से। अब इसमें 4 मेजरमेंट्स स्केल फोल्ड की ली जाती हैं, 2 ब्रेथ्स की ली जाती हैं, 4 गर्ल्स की ली जाती हैं, और 1-2 लेंथ की मेजरमेंट्स जो होती हैं। इसका एक स्मेटोटाइपिंग सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, मगर आई थिंक वो फ्री अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू परचेज। तो उसके मुताबिक जो है वो उसमें एंटर किया जाता है। अगर आपने मैनुअल करना है तो इनका चार्ट अवेलेबल है हीट एंड कैथर का, उसके मुताबिक इंडिविजुअल बंदे का जो है आप देखते हैं कि वो किस में फॉल करता है, वो मेसोमारफ में आ जाता है, एक्टोमारफ में आ जाता है। सॉफ्टवेयर का ये होता है कि ये जिस तरह से ये इन्होंने एक 2D चार्ट बनाया हुआ है त्रिकोण साइज का, उसमें आपकी बॉडी का जो जितने भी आप करते जाएंगे लोग, वो एक जो है उनकी रीडिंग भी देखता जाएगा और वहां पर जो है उसका डाट भी बनता जाएगा। आपकी पूरी जो पॉपुलेशन है या प्लेयर्स है उनकी बॉडी पोजीशन जो है उसके मुताबिक उसको डिवाइड कर देके हाइट एंड वेट के हिसाब से उसका फैट परसेंटेज है वो मेसोमारफ है, एंडोमारफ है या एक्टोमारफ है, ये उसके हिसाब से उसकी डिवीजन जो है वो हो जाती है। अच्छा, ये एक अमेरिकन में थोड़ी सी स्टडी हुई थी, मेल एंड फीमेल का उन्होंने डाटा जो है वो एनालाइज किया था, जिसके मुताबिक ये डिफरेंस जो है उन्होंने निकाला था कि मेल की हाइट और फीमेल में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये एवरेज है, इट इज नॉट एग्जैक्ट, मे बी इट वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। अफ्रीका में डिफरेंट हो, पाकिस्तान में डिफरेंट हो, कि इसमें जो स्टैचर है, स्टैचर हाइट को कहते हैं, कि वो मेल में कितनी है, 86% है, 186 है मीटर के हिसाब से, और फीमेल में 137 सेंटीमीटर है। आई हाइट वो कितनी है, हाई हाइट कितनी है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, फॉरवर्ड रीच कितनी है उसकी, हिप ब्रेथ क्या है, और वेट डिफरेंस क्या है। ये इसके मुताबिक उन्होंने एक छोटा सा चार्ट है, जस्ट ओनली फॉर डेमो। ये पोजीशंस हैं कहाँ से हम जो उसको मेजर करते हैं। अच्छा, ये चीजें जो प्रीवियस था वो एंथ्रोपोमेट्रिक से रिलेटेड था। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा जो मोशन एनालिसिस है उसके मुतल्लिक आ जाते हैं कि हम मोशन एनालिसिस किस तरह से करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे हमने मेजर किया जाता है। टेम्पोरल एनालिसिस के हमने टाइम जो देखना होता है वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम 100 मीटर लगा रहे हैं या हम थ्रोज कर रहे हैं तो उसमें देखा जाता है कि एक एथलीट कितने सेकंड में, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो थ्रो करता है। अब इसके लिए हम वीडियोस एनालिसिस करते हैं जिसमें सिंपल सॉफ्टवेयर है वो यूज किए जाते हैं। क्वांटिफाइड ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रेस का टाइम कितना है। अगर फॉर एग्जांपल उसने 12 सेकंड में, 10 सेकंड में, 9 सेकंड में रेस की है तो स्प्लिट, फॉर एग्जांपल उसने कितने टाइम में, पहले 10 मीटर उसने कितने में किए, दूसरे 10 मीटर कितने में किए, तीसरे में। अब इसको हम यूज करते हुए हम देखते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस अगर वो कम हो रही है उसकी तो किस स्टेज पे, क्या वो स्टार्ट उसने लिया था, स्टार्ट उसका ठीक था, उसने पहले 10 सेकंड में कितना सफर किया, उसकी स्ट्राइड लेंथ कितनी थी और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी कितनी थी, दूसरे 10 में कितना किया, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, 8वें में, 9वें में और 10 मीटर्स में उसका कहां पर। हमारे यहाँ ये चीज मे भी पहले हुई हो या ना हुई हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, मगर मैंने को अभी तक इसका ना तो कोई रिसर्च पढ़ी है ना कोई मैंने डाटा देखा है कि हमारे यहाँ जो प्लेयर्स है वो फ्ला कहाँ पर आ रहा है, 10 मीटर के बाद आ रहा है, पहले 10 मीटर के बाद आ रहा है, फिर 20 मीटर बाद आ रहा है, 30 मीटर। ये इसके मुतालिक जो है वो हमें एक वीडियो एनालिसिस के थ्रू हमें डाटा प्रोवाइड मिलता है। अच्छा, इसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, सिंपल स्टॉपवॉच है, इलेक्ट्रॉनिक टाइम है, टाइम गेट्स है, फ्रेम वीडियो हम उसकी रिकॉर्ड करते हैं तो वो फ्रेम बाय फ्रेम जो हम देखते हैं उसके मुताबिक पहले फ्रेम में क्या था, दूसरे में क्या था। अब जब हम कोई भी कैमरा जब हम लेते हैं तो उसमें कैमरे में आमतौर पर जो हमारे मोबाइल कैमराज होते हैं उसमें जो एक साइज होता है
उसमें बेसिकली वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जिसमें हम देखते हैं जी 1080 का या 920 का या उससे आगे भी अब जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें पिक्चर्स की क्वालिटी नजर आती है। मगर जो फ्रेम रेट होता है हमारे कैमरे का मोस्टली वो 30 फ्रेम पर सेकंड होता है। जो लेटेस्ट कैमरास होते हैं उसमें सोनी वालों का 60 है, 120 भी आ गया है। इसके अलावा जो एडवांस कैमरास जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स वाले यूज कर रहे हैं या दूसरे जो कैमरास हैं उसमें 1000 में भी पर सेकंड के हिसाब से जाता है। तो जितना उनका पिक्चर जो फ्रेम रेट होगा वो ज्यादा होगा, उतने उसके हिसाब से जो किया जाता है। मगर हमारे यहाँ जो चीजें अवेलेबल है हम इनको भी यूटिलाइज करके हम अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, ये है सिंपल काइनेमैटिक एनालिसिस। कौन सी है? इसमें देखा जाता है जी हम सिंपल जो है वो यूज करते हैं जिसमें गायनोमीटर है, मेजरिंग टेप्स है और ये दूसरे जो है रेडार गन है वो हम यूज करते हैं, जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डायरेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट है, लीनियर पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है। ये चीजें जो है हम इन गैजेट्स को यूज करते हुए मेजर कर सकते हैं। एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ जॉइंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट है कि पहले जॉइंट की पोजीशन क्या थी, फिर दूसरे में, तीसरे पोजीशन में, इनिशिएशन। अब हम जो ह्यूमन बॉडी की जब मूवमेंट होती है तो उनको एक्शन को हम तकरीबन फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। स्टांस फेज कौन सा है, इनिशियल फेज कौन सा है, प्रिपरेटरी फेज कौन सा है, फिर एक्शन कॉन्ट्रैक्शन फेज कौन सा है। ये डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो उसमें जो हमारी जो पोजीशन होती है, स्ट्राइक पोजीशन क्या हो जाती है, पाँव के साथ कितना फासला है, हमारी जो एंगुलर पोजीशन होती है नी की और फिर एल्बो जॉइंट की वो किस तरह से, ये सारी चीजें जो है हम इन गैजेट्स को यूज करते हुए जो है वो मेजर कर सकते हैं। बल्कि बिफोर एंड कैरिंग एंगल जो होता है हमारे यहाँ आमतौर पर जो लोगों की जो आर्म होती है उसमें कर्व होती है हिप जॉइंट से, वो कैसे है और उसका स्पोर्ट्स पर क्या इफेक्ट है, ये चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सिंपल है जिसमें हम मोस्टली जो 2D एनालिसिस के लिए जो यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको डिस्कस किया पहले कि सैजिटल प्लान जो है वो हमारी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के लिए और हॉरिजॉन्टल जो प्लान्स होता है वो हमारे लिए हम यूज करते हैं उसको एडक्शन और अबडक्शन के लिए। तो ये जो चीज है ये सिंगल कैमरा यूज होता है और उसमें हम एक साइड पे कैमरा लगा के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उसकी जो एंगुलर पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल उसका एल्बो एंगल क्या है, बॉडी पोजीशन क्या है, जैसा कि ये एक पिक्चर पे नजर आ रहा है, वो हम यूज कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ये अगर आपने चीजें इसके बारे में 2D एनालिसिस के बारे में डीपली जानना है तो रॉजर ब्रेटलेट की बुक है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड इवैल्यूएशन, उस पर देखें, वो आपको चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 2 और 3 में। इसके अलावा सिंगल कैमरा यूज होता है। इसमें क्या आता है, सिंगल प्लान्स ह्यूमन मूवमेंट, कन्वर्ट वीडियो फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। कैनोविया एक सॉफ्टवेयर है जो आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप यूज करते हैं। ये क्या करेगा कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसको फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो डिवाइड कर देगा, तो आप फेजेस के हिसाब से उन पोजीशंस को एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्टेंस उसका क्या था, एंगुलर पोजीशन क्या थी। मगर ये आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करेगा, या तो आप उसमें सैजिटल प्लान की मूवमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, या दूसरा आप अगर फ्रंट पे कैमरा लगाते हैं ह्यूमन बॉडी के तो वो आपको बता देगा इसकी एडक्शन और अबडक्शन किस तरह से है। ये दो तरह की मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। ये इट इज यूज्ड ओनली फॉर 2D एनालिसिस। हम यूज कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल कैमरास भी यूज कर सकते हैं, मगर हमें फॉलो करना पड़ेगा जो मैनुअल्स हैं। अच्छा, ये एक इससे थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है जो मैंने अपने पीएचडी स्टडी के दौरान जो यूज किया था। मेरे पीएचडी का जो टॉपिक था वो काइनेमैटिक जो एनालिसिस है वो पुल शॉट पे था, क्रिकेट पुल शॉट पे। इस पे पहले स्टडी नहीं हुई थी,
फ्रंट फुट शॉट पे और बैक फुट शॉट पे हुई थी, तो इसलिए मुझे मौका मिला तो मैंने स्टडी की। बेसिक हमारा इस स्टडी का एम था कि हमने जो एक क्वालिटेटिवली जो हमारे जो कोचेस हैं उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से बैटिंग के लिए पुल शॉट के लिए बैट्समैन मूव करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो क्रिकेट के टाइकॉन्स हैं जैसे सर ब्रैडमैन है, उनकी बुक है द आर्ट ऑफ क्रिकेट, उसमें भी डिस्क्रिप्शन है। फिर इसके अलावा एक किताब है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इसके बारे में, कोचिंग बुक्स हैं जिसमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि पुल शॉट कैसे खेला जाता है। जो लेटेस्ट बुक है वो नोक ने पब्लिश किया है, उसका नाम है द आर्ट एंड साइंस ऑफ बॉब वुलबर्स क्रिकेट। जब बॉब वुलबर की डेथ हुई थी तो उसके बाद उसने किया था। तो इस स्टडीज के थ्रू हमने क्वांटिफिकेशन की है कि जो क्वालिटेटिवली उन्होंने डिस्क्राइब किया है पुल शॉट को, हमने किस तरह से उसको किया। तो अच्छा, ये दूसरी जो स्टडीज होती हैं उसमें भी अप्लाई हो सकता है। ये एरियल परफॉर्मेंस एनालिसिस एक कंपनी है, इसमें अगर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो ये 25 फ्रेम तक आपको एनालिसिस दे सकता है। इसके लिए डिफरेंट जो गैजेट होती हैं वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट 3D का डाटा प्रोवाइड करता है। इसमें 3D के लिए जो सिंपल 3D होती है, इसमें 2 कैमरास यूज होते हैं और उसमें 2 एक ही उनको सिंक्रोनाइज करते हैं और उसके मुताबिक उनको एनालाइज करते हैं। तो ये जो लास्ट पिक्चर है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अब ये देखें इसका फ्रंट और साइड व्यू आ रहा है, 2 कैमरास का व्यू जो है वो, ये सॉफ्टवेयर इस पूरी मूवमेंट जो ये पुल शॉट की मूवमेंट है उसको इसने फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया है और वो आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता है कि बैटिंग की पोजीशन कैसे मूव होके और किस तरह से जाके वो फॉलो थ्रू पे एंड हो रही है, बॉडी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ये किस तरह से थी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं, कौन कौन सा डाटा मिलता है इसमें? स्ट्राइड लेंथ मिल जाती है और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, रेंज ऑफ मोशन मिल जाती है, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द थ्रोन ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस और स्पीड जो है, फॉर एग्जांपल इसमें हम बॉल स्पीड भी मेजर कर सकते हैं, बैट स्पीड भी मेजर कर सकते हैं, स्ट्राइड स्पीड भी मेजर कर सकते हैं, स्ट्राइड टाइम भी मेजर कर सकते हैं। ये फिर इसके अलावा ट्रैजेक्टरी एंड काइनेमैटिक्स। ट्रैजेक्टरी, हम कोई भी चीज मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये जो बैट मूवमेंट है ये भी एक तरह से इसकी ट्रैजेक्टरी है कि कैसे एक वे ऑफ मूवमेंट में बैट मूव कर रहा है, कैसे बॉल मूव कर रही है। तो ये जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लीनियर एंड एंगुलर काइनेमैटिक्स ऑफ सेगमेंट एंड जॉइंट्स। अब हमारा जो फॉर एग्जांपल हिप, जो फॉर नी है या टो है, ये कैसे आगे और पीछे मूव कर रही है और क्या उनमें एंगुलर पोजीशंस होती है फ्रॉम फेस टू फेस। फेस मतलब कि स्टांस में कौन सा स्टांस एक फेज है, फिर बैक लिफ्ट का एक फेज होगा, फिर बैक फुट स्ट्राइक का एक फेज होगा, फिर आगे बैक की डाउन स्विंग का एक फेज होगा। तो उसमें किस तरह से ये मूव करती है, तो हम इसको उसके हिसाब से जो है वो ये हमें एंगुलर पोजीशन और लीनियर मूवमेंट है वो ये डाटा जो है प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये जो लेटेस्ट सिस्टम है आजकल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों के पास है, तो उसमें कैमरास मल्टीपल, मिनिमम 4 कैमरास इसमें यूज होते हैं और इसमें बेसिक जो मूवमेंट होती है वो इसको हम एनिमेशंस भी कंसिडर किया जाता है। हमारे जो क्रिकेट बॉलर्स जाते हैं वो इन्हीं के थ्रू अपनी बॉलिंग एक्शन का जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करवा के और अपना बॉलिंग एक्शन लीगल इलीगल के बारे में जो है वो राय वो इन्हीं सॉफ्टवेयर और इन्हीं टूल्स के तहत वो क्लियर किया जाता है कि इनका बॉलिंग एक्शन लीगल है या इलीगल है। ये एल्बो एंगल्स है के बारे में है। अच्छा, इसमें जो ज्यादातर होते हैं इसमें रिफ्लेक्टिव मार्कर्स होते हैं जो हमारे यहाँ जो बॉडी पे लगाए जाते हैं, और इसका जो वाइकॉन सिस्टम है और क्वालिसिस है, वाइकॉन है और 5-7 कंपनीज हैं जो है। पाकिस्तान में वाइकॉन का है और इस रीजन में वाइकॉन वालों का सिस्टम जो है वो यूज होता है, उसको यूज किया जाता है फॉर द काइनेमैटिक एनालिसिस। अच्छा, इसमें जो मिनिमम 4 कैमरास हैं ये सारा फिगर उसमें आ जाता है। और इसके अलावा
ये आपको बताता है कि आपकी किस तरह से मूव, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स है, और हमारे यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। इसमें इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, रिफ्लेक्टिव मार्कर, ये मेन चीज होती है, वो आपको खास एंगल के तहत आपको बताते हैं। मगर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू होता है, जब हमारे यहाँ सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन इलीगल हुआ था, तो पाकिस्तान में एक्सपर्टीज ना होने की वजह से उसको चैलेंज नहीं किया गया। मगर ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर जैकलिन है, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में, तो उनका उसके बाद एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था और उन्होंने चैलेंज किया था, क्योंकि ये एनालाइज किया था चेन्नई, मद्रास जो है वहां पर एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने एनालाइज किया था बॉलिंग एक्शन। और उससे साल पहले या 2 साल पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो लैब है दुनिया में सबसे पॉपुलर मोशन एनालिसिस की, उन्होंने बॉलिंग एक्शन क्लियर किया था। अब उसमें ये लीगल होता है कि जो ये बॉडी रिफ्लेक्टिव मार्कर से लगाए जाते हैं उस पर बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी आगे पीछे लगाया जाए तो उसका बॉलिंग एक्शन जो होता है लीगल इलीगल इशू होते हैं। तो उसका जो क्रिटिसाइज था डॉक्टर जैकलिन का, वो रिफ्लेक्टिव मार्कर और उसकी रिलायबिलिटी और उसकी जो उस बंदे ने उसको यूज किया, उसकी एक्सपर्टी को चैलेंज किया गया। तो ये हमारे यहाँ अवेलेबल है, और मे बी आगा खान यूनिवर्सिटी में भी जो है वो ये अवेलेबल हो, मगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले के पास है, जो कि लम्स के कोलैबोरेशन से चलाया जा रहा है। काइनेटिक एनालिसिस, 2 चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक एंड काइनेमैटिक्स, मूवमेंट और बॉडी साइजिंग एंड पोजीशन। अब काइनेटिक फोर्सेस कौन कौन सी है, फोर्सेस और मोमेंट ऑफ फोर्स ये कौन कौन सी हमें अफेक्ट करती हैं। इम्पल्स एंड मोमेंटम, लीनियर एंड एंगुलर जो मूवमेंट होती है उसमें किस तरह से फोर्स अफेक्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जीज, वर्क ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट, पावर, ये चीजें पार्ट्स हैं, ये चीजें जो है वो इसके बारे में हम ये स्लाइड्स चंद है जो डिस्कस की जाएंगी। अब हमारी जो बॉडी होती है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस जो है इफेक्ट कर रही होती है। शुरू में हमने डिस्कस किया इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हैं, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है। अब हम सुनते आ रहे हैं कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, हम पर इफेक्ट करती है, हम इसको कैसे मेजर करेंगे। फिर है फोर्स अप्लाई टू द अदर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, कि हम किसी को पुश करते हैं या किसी को कोई भी चीज ऑब्जेक्ट इफेक्ट करती है तो वो फोर्स है। फ्लूइड फोर्स, जब हम मूव करते हैं स्विमिंग के लिए या हम भागते हैं तो उसमें हमें एयर रेजिस्टेंस इफेक्ट करती है। इम्पैक्ट फोर्स, इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, मसल फोर्स है, स्ट्रेंथ एंड पावर। फिर फोर्स इन बोन्स एंड लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, हमारी जो फोर्स होती है बोन्स की, वो ये हमारी जो बेसिक ये 2-3 जो है वो इंटरनल फोर्स है। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं, 2 वे ऑफ ऑब्टेनिंग काइनेटिक डाटा, डायरेक्ट डायनामोमेट्री, डायरेक्टली मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। अब ये देखिए ये 2 चीजें हैं। हम लेग स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमारे यहाँ लेग स्ट्रेंथ डायनामोमीटर है वो यूज किया जाता है, और हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए हम वो यूज करते हैं। ये चीजें जो है हम इस तरह से इसको हमारा जो डाटा है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट डायनामोमीटर वाया इनवर्स डायनामिक्स, ये चीजें जो है हम यूज कर सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है, ये केजीज में हमें डाटा प्रोवाइड करेगा, मगर इनको भी हम जो यूज जो है अकॉर्डिंग टू द मैनुअल एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिसर्च जो है गाइडलाइन उसके मुताबिक जो है वो मेजर किया जाता है। बॉडी सेगमेंट पैरामीटर्स आर एक्सटर्नली मेजर्ड फोर्स, जो हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी सेगमेंट्स पैरामीटर जो होते हैं वो एक्सटर्नली फोर्स जो है वो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अब ये देखिए ये गेट एनालिसिस बैटरी विद 10 मोशन कैमरास है, और ये जो है ऊपर कंप्रेशन इन फोर्स, ये किस तरह से हम कंप्रेस करते हैं तो किस तरह से ये जो हमें डाटा प्रोवाइड करता है। काइनेटिक डायनामोमेट्री, मेजर ऑफ द फोर्सेस एंड पावर फोर्स। अब इसके अलावा भी और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि हम यूज करते हैं। हमारी जो डिफरेंट बॉडी पोजीशंस हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, लेग स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाएगी, शोल्डर की पोजीशन, आर्म की पोजीशन डिफरेंट होगी, कैसे मेजर की जाएगी, तो ये सारी चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। प्रेशर में फोर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं, स्ट्रेन गेजेस हैं, फिर इसके अलावा प्रेशर मैपिंग सेंसर्स हैं, फोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं,
isokinetic from single joint movement and for concentric, eccentric and isotonic, ये इस तरह से जो हम मूव करते हैं, ये इससे रिलेटेड डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जी फोर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसलिए भी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि जो क्रिकेट बैटिंग करते हुए हमारे जो राइट हैंड की फोर्स ज्यादा लगती है या लेफ्ट हैंड की फोर्स ज्यादा लगती है। ग्लेजर एक रिसर्चर है, उसका इसके बारे में आर्टिकल है, तो और उन्होंने इसके अलावा स्ट्रेच साउथ अफ्रीकन रिसर्चर है, उसका क्रिकेट बैटिंग पे है, तो उसने ग्लव्स के ऊपर ये ट्रांसड्यूसर जो है वो मैप्स ट्रांसड्यूसर लगाए, तो उससे उसको पता चला कि लेफ्ट हैंड की फोर्स ज्यादा है बैटिंग करते हुए या राइट हैंड की फोर्स ज्यादा अफेक्ट करती है। फिर जब हम मूव करते हैं तो हमारे ये जिस तरह से लेग्स में इस तरह के ट्रांसड्यूसर हमारे मैपिंग जो होती है वो पाँव के नीचे रख देते हैं और इवन शूज के अंदर होते हैं। हम 100 मीटर करते हैं तो ये हमें डाटा जो है वाईफाई के थ्रू जो है स्टोर भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है। इनकॉर्पोरेट बिटवीन पर्सन एंड स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, शूज इंसोल्स हैं, सिटिंग ग्लव्स हैं, ये इस तरह से हम जो है ये भी गैजेट्स हैं वो यूज की जाती है फॉर द कलेक्शन ऑफ फोर्स डाटा। इसके अलावा आ जाते हैं फोर्स प्लेटफॉर्म। ये आर वेरी कॉस्टली, हमारे यहाँ है मगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों के पास, क्रिकेट बोर्ड वालों के पास है। Here 3 components of the ground reaction, location of the force application called center of pressure, कि कहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि किसी शूज अगर 2-3 बंदों का आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा किसी का शूज जो है वो नीचे से तलवा जो है गस्ता है वो किसी का बैक साइड से, किसी का फ्रंट से, किसी का राइट साइड से, किसी का अंदर वाली साइड से, तो ये हमें पता चल जाता है कि उसका जो फोर्स कंपोनेंट है किस जगह पे प्रेशर आ जाता है। हम जो गेट एनालिसिस, अभी भी इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, हमारी जो चाल होती है उस पर, तो कैसे इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है ताकि बेहतर से बेहतर हमारी जो मूवमेंट है हो सके और इंजरीज चांसेस होते हैं वो कम हो सके। अच्छा, ये एक पूरा उन्होंने एक जो सेकंड पिक्चर है उसमें उनका पूरे का पूरा बताया हुआ है कि कैसे ये हम फोर्स प्लेट्स लगाते हैं और किस तरह से ये डाटा मेजर किया जाता है। 3 वर्टिकल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, ये हम इसके थ्रू जो है वो मेजर करते हैं। ये एक एथलीट या कोई भी गेट एनालिसिस के थ्रू जो मेजर किया जाता है, मगर इसके साथ साथ इसकी वीडियो भी जरूरी होती है कि कौन से मूवमेंट में उसकी कौन सी मूवमेंट, कौन सी टाइम पे और किस फ्रेम पे उसकी कौन सी मूवमेंट थी और उस वक्त किस फोर्स ने इफेक्ट किया, ये चीजें जो है उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो हम फोर्स प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, फोर्स प्लेट्स, उसके तहत किस तरह से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फ्रेम में देखें कि एक जो एथलीट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसकी फोर्स जो है वो कितनी इफेक्ट कर रही है और कहां से, वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है ना, तो कौन सी पोजीशन में कितनी फोर्स है ये आपको डाटा प्रोवाइड हो जाता है। और जब वो एथलीट बैठता है फिर वो करता है तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेम जो है वो हमें ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज द शॉर्टनेस producing motion and thus positive work. The eccentric contraction of muscle in lengthens flowing and stopping motion and thus negative work. ये according to the physics rules है उसके मुताबिक, मगर हम जो है इनके थ्रू जो हम देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सी फोर्स ज्यादा है। अगर बॉडी पोजीशन इंसान की और एथलीट की सही नहीं होगी तो उसकी जो मूवमेंट है और उसका जो डाटा है और उसकी जो फोर्स डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। ये वर्टिकल डायरेक्टली अपवर्ड की बजाय ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी मोस्टली इलेक्ट्रोबायोग्राफी, जो चौथा उसका जो मेन कंपोनेंट है वो बायोमैकेनिक्स का है। आइडेंटिफाई वेदर अ मसल इज एक्टिव और इनएक्टिव। अब ये देखा जाता है कि कौन सा मसल जो है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। आइडेंटिफाई प्री फटीग एंड फटीग स्टेटस। फटीग नहीं है उस वक्त हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है और फटीग के बाद उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई
द कंट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स, हमारा कौन सा मसल कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉलिंग में कौन सा कर रहा है, बैटिंग में, किक में कौन सा कर रहा है, इसके बारे में। मेकिंग कंसेंट्रिक जो टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं, रिकॉर्डेड विद काइनेमैटिक सेटअप, इसको भी हम जो है काइनेमैटिक सेटअप के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें दो तरह के जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं, एक वाईफाई ट्रांसड्यूसर्स हैं, जो ये एक एथलीट है इसके ऊपर, और दूसरा जो है नीडल्स। नीडल्स के साथ ज्यादातर क्लिनिकल सेटअप के लिए यूज किया जाता है। जो एथलीट्स के लिए यूज किया जाता है वो 16 चैनल जो है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफ जो है वो ट्रांसड्यूसर्स वो यूज किए जाते हैं, जो कि स्किन के ऊपर अटैच होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक मसल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, उस पर ये लगाया गया है ताकि उसको देखा जाए कि जब एथलीट मूव कर रहा है तो उसका इस मसल में कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और जब ये फ्लेक्शन हो रही है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब एक्सटेंशन हो रही है तो उसकी फ्लेक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन कितनी ज्यादा है। ये शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग ऑफ द मसल्स है, और उसके मुताबिक फोर्स कितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम जो है वो यूज करते हैं। जो दूसरा नीडल्स है उसमें क्लिनिकल सेटअप, फॉर एग्जांपल हम अपने जो देखते हैं हमारे मसल्स में जब कंप्यूटर पे ज्यादा काम करने की वजह से आ जाता है, तो हमारी जो फिंगर्स मूवमेंट होती हैं उस पर इफेक्ट हो जाता है, तो उसके मतलब जो है वो देखा जाता है। तो ये पूरा सेटअप है जिसमें हम नजर आ रहा है कि किस तरह से ये चीजें यूज की जाती हैं और किस तरह से इसका डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके मुताबिक इसके वाइकॉन सिस्टम में इनके सॉफ्टवेयर हैं वो पूरा बता देते हैं आपको, और प्रॉपरली जो है वो हम यूज करते हैं। टेस्टिंग ऑफ इसकी जो मेथड है, दिस मेथड कंपेयर मसल टू मसल एंड पर्सन टू पर्सन। इस मेथड के थ्रू हम जो देखते हैं कि हमारा मसल टू मसल हम कंपेयर कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन जो है वो हम अपना डाटा लेके मेजर कर सकते हैं कि किस पर्सन की परफॉर्मेंस क्यों बेहतर है, कैसे। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ट्रेनिंग ज्यादा की है तो उसकी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक ने कम की है उसकी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक का वेट ज्यादा है उसकी मसल स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, एक का वेट कम है एक की हाइट ज्यादा है, तो इस पर भी जो है वो डिफरेंट इफेक्ट होगा, उसके मुताबिक हम इसको करते हैं। मेजर द electrical discharge due to the muscle recruitment only quantifies the active component of the muscles, passive component do not record। अब फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो जाती है, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी वालों के पास भी ये चीजें होंगी, और या किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, हम देखते हैं जी हमारा ये मसल काम करना शुरू हो गया कि नहीं हो गया। ये जो टूल्स हैं हम इनको यूज करके उसके मुताबिक उसकी रिकवरी में हेल्प आउट कर सकते हैं, एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे हेल्प आउट कर सकते हैं कि ये मसल कितना एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। जब फ्लेक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल इस वेट के साथ, तो उस वक्त उसमें कितनी बाइसेप में क्या मूवमेंट थी, ट्राइसेप में क्या थी, किसमें ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस की है। एन इफेक्टिव वे टू रिक्रूट टू आइडेंटिफाई द रिक्रूटमेंट मसल्स फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट, ये इसका जो है बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है और ये इसलिए यूजफुल है। एप्लीकेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स आर यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशिंग वन टेक्निक फ्रॉम अदर। एक बंदे की टेक्निक, फॉर एग्जांपल दुनिया में इतने बैट्समैन आए, इतने हॉकी प्लेयर्स आए, हर एक का स्टाइल डिफरेंट है, वो क्यों डिफरेंट है और उसका क्या फायदा है। फॉर एग्जांपल इवन आज अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आप देखते हैं कि जो बैटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड लगता है। जवेद मियांदाद का बड़ा ऑकवर्ड सा था, मे बी ही इज नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल कोचिंग सेटअप। अभी जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है स्मिथ, उसका बड़ा डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक क्यों डिफरेंट है ये होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ क्रिकेट हॉकी में शहबाज सीनियर है, इस पर अगर देखा जाए तो इतना डाटा उसके ऊपर विकिपीडिया में पूरे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, और मे बी हॉकी में इतना मटेरियल किसी और प्लेयर के मतलब शायद ही हॉकी फील्ड में लिखा गया हो जितना शहबाज सीनियर के मतलब लिखा गया। तो इसकी जो 1994 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, तो उस वक्त जब पाकिस्तान और जर्मनी का मैच हो रहा था तो कमेंटेटर थी एक फीमेल, उसने कहा कि ओनली डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड जर्मन टीम इज शहबाज सीनियर, इफ ही परफॉर्म वेल पाकिस्तान विल डेफिनेटली इन द फाइनल। ये अभी भी रिकॉर्डेड है, देख लीजिएगा।
तो उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें कौन सी चीजें थी कि वो बॉडी डॉच पे इतना एक्सपर्ट था, और वो जब बॉल उसके पास आ जाती थी तो वो जो डिफेंडर थे उनको डॉच दे के किस तरह से अकेला ही बॉल को लेके डी तक को लेके चला जाता। इसी तरह से मैराडोना है, उसमें क्या एक्सपर्टीज थी, इतनी छोटी हाइट होने के बावजूद वो इतना स्किलफुल फॉरवर्ड था कि वो मूव बनाता था। उसके बाद वो उसकी टीम ने एक फाइनल और एक वर्ल्ड कप भी उसने जीता और ही वाज सक्सेसफुल। पहले में कौन कौन सी चीजें थी। इसी तरह से हमारे यहाँ अगर उस पर रिसर्च तो होनी चाहिए थी, हुई नहीं है, फोकस नहीं है, इंडिया वालों ने कर ली। अब इंडिया का जो एक दो मूवीज बनी है मलखा सिंह पे, पाकिस्तान में अब्दुल खालिक, आई थिंक ही इज बेटर देन द मलखा सिंह। वो 400 मीटर का बेबी या लॉन्ग डिस्टेंस रेसर था, ये 100-200 का। और जब उस वक्त अब्दुल खालिक खेल रहा था तो अभी भी विकिपीडिया पे जाके देखें या किसी और पे देखें तो अब्दुल खालिक के रिकॉर्ड हैं 200 और 100 मीटर के एशिया के। तो हमने क्या है, हमने इग्नोर कर दिया उन चीजों को। हमें हमारे जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमें अपने इन स्पोर्ट्स हीरो के मतलब पता नहीं है, तो हमें इनके बारे में इनकी बायोग्राफी होनी चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस क्यों बेहतर थी उसके बारे में लिखना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। इसके बाद है वन ट्रायल फ्रॉम अनदर, एक बंदे का दूसरे के एक ट्रायल जो होता है उसमें एक बंदे की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, दूसरे में कम की हो जाती है। वन एथलीट फ्रॉम अनदर, काइनेटिक आर यूजफुल फॉर क्विकली मॉनिटर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। काइनेटिक है वो किस तरह से यूज हो जाती है, हमारी हम कितनी जल्दी उसकी फोर्स जो है वो मेजर कर सकते हैं और कैसे उसको इन्हांस करते हैं। EMG क्या है, क्वांटिफाई विच मसल्स आर कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन पैटर्न प्रोड्यूस द मोशन। कौन सा मसल्स है जो इनिशिएट करता है और हमारी मसल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और हमारी जो मूवमेंट जो है वो होती है। अच्छा, ये फ्लॉज हैं। अब देखिए कि ये बायोमैकेनिक्स का रोल है, पूरी चीजें आपने देख ली, उसमें आपको पता चल गया कि प्लेयर्स में खामियां कहाँ पर। फॉर एग्जांपल एक ये देखें कि ये गैजेट्स हम यूज करते हैं बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा, कि ये प्लेयर है जब वो स्विंग करता है तो उसकी चॉकिंग मूवमेंट होती है, उसकी जो हिप रोटेशन होती है बेसबॉल में वो ठीक नहीं है, उसको हम यूज करके जो है वो देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो वॉलीबॉल है, ये देखें वॉलीबॉल में साइड वाइज है, जब वो रिसीव कर रही है बॉल परसेप्शन के टाइम तो उसकी मूवमेंट ठीक थी, हिप बैलेंस नहीं था, उसके मुतालिक हम कर सकते हैं। ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, टेनिस में ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, फिर बच्चों को आपने कैसे ट्रेन करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे और अपने एथलीट्स को ट्रेन करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपटीशन में जाके परफॉर्म कर सकेंगे और उनको compete कर सकेंगे। अब ये दौर चला गया, ये 90s के बाद, ऑलमोस्ट 90s के बाद जो है ऑलमोस्ट प्रोफेशनलिज्म है। हम अभी भी ढूंढते फिरते हैं कि एथलीट हमारे पास आ जाए, हम बेसी वाले कमरे में बैठ के एक एथलीट को ट्रेन करके और उसके साथ बाहर का टूर लगा दें। नो, वी हैव टू मूव। अभी देखें कि जो एक लेफ्ट आर्म बॉलर है शॉन बॉन्ड था न्यूजीलैंड का, तो अभी मेरा ख्याल उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा और फास्ट बॉलर भी है। तो उन्होंने एक स्कूल से तलाश किया और तकरीबन 12, 13 या 14 साल की उम्र उसको ट्रेन करते करते वो प्रोफेशनल उसको ले गए। आपको भी ढूंढने पड़ेंगे, आपको भी स्कूल में जाना पड़ेगा, इतना डाटा पड़ा हुआ है, इतने प्लेयर पड़े हुए हैं, बट वी आर इग्नोरिंग। हम क्या कर रहे हैं, एक साल में एक कंपटीशन करवा दिया लाहौर में और सारी दुनिया को इकट्ठा करके, ना होटलों में जगह ना किसी जगह, और फिर कहते हैं जी हमारी स्पोर्ट्स अपलिफ्ट नहीं हो रही। आपको गांव में और तहसील लेवल पे और छोटे स्कूल में भी जाना पड़ेगा इन चीज़ों को और अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये हमारा था उसकी एप्लीकेशन और आइडेंटिफिकेशन। अब जो मेरी एक अपनी पर्सनल परसेप्शन है, आई हैव 14 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी लेवल। I am teaching in Islamia University from 2006, and I observe sports competition at university level, college level, interboard, as well as district level। तो उसमें बहुत सारे competitions होते हैं, वो देखते भी रहे हैं।
तो उसमें अपनी जो बाहर की रिसर्च है उसके मतलब पढ़ते भी हैं, उससे मतलब जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं समझता हूँ कि अगर इनको ये चीजें जो अगर की जाए तो हमारा जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सकता है। हम अपने एथलीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल कंपटीशन में जो पाकिस्तान के बाहर जो कंपटीशन छोटे है वो सैफ गेम है, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करें और हमारे लिए कोई मेडल और परफॉर्मेंस जो बेहतर कर सके। तो ये चीजें हैं, अगर कोई इसको देख रहा है या करे तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी। आई होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज हमारे यहाँ ये कोई फला नहीं है, कोई बंदा आके कहता है जी पॉलिसी चेंज कर दे, ये कर दे, ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे यहाँ हर तरह का सेटअप मौजूद है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम उस सेटअप को यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप देख लें स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, एक तहसील में 2-3 एयू फिजिकल एजुकेशन है जो कि उनके ऊपर है, फिर हर तहसील में एक स्पोर्ट्स ऑफिसर है, हर जो हमारे यहाँ 9 एजुकेशन बोर्ड है वहां पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, हर कॉलेज में एक फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बैठा हुआ है, और इसके अलावा कोचेस भी हैं, और हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स भी हैं, हर चीज है। मगर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें प्रॉपर जो है वो उसके मतलब उस तरफ लेके नहीं जाया जा रहा। उन चीजों को जो दुनिया यूज कर रही है हम उनको नहीं कर रहे, हम अभी भी पुराने वक्तों के मुताबिक चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये सारा सेटअप मौजूद है, स्पोर्ट्स ऑफिस, स्कूल्स एंड उसमें फ्लॉ क्या है कि हम अभी आप देख लें, अभी मेरा ख्याल चैलेंज है, शायद किसी को कबूल करे या ना करे। अभी आपने पिछले गवर्नमेंट में यूथ स्पोर्ट्स करवाई थी, उसमें मेरा ख्याल है शायद ही, अल्लाह ना करे, हो सकता है हो, अच्छी बात अगर हो, मुझे नहीं पता कि जिन लोगों के मेडल्स थे एथलेटिक्स के, बाकी टीम को आप छोड़ दें, कि एथलेटिक्स में उनका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन है, उसके पास पिछले साल 2 साल का रिकॉर्ड नहीं होगा कि एथलीट का टाइम क्या था। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं स्पोर्ट्स के, वहां पर जो है वो जो कॉस्टली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहां पर हर बंदा अप्रोच करवाता है, मगर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में है, इतने वहां पर एक्सपेंसेस हैं, इतना सेटअप है, वहां उनके पास डाटा नहीं होगा, ना रिकॉर्ड होगा कि हमारा एथलीट ने क्या परफॉर्म किया, शायद ही हो। और इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है कि भैया आपने इतने साल काम किया है तो आप बता दें कि आपके फलां ईयर में पिछले 5 साल में क्या रिकॉर्ड था, कितने लोगों ने परफॉर्म किया, फीमेल में मेल में कितने थे, तो क्या था। इन चीजों को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा उस डाटा को जो हमने नहीं किया, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है, वर्ल्ड की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे एथलीट का बॉडी साइज क्या है, हमारे एथलीट की न्यूट्रिशन क्या है, उसका सोशल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, वो स्पोर्ट्स से भाग क्यों जाता है। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, फिर हमें पता चलेगा कि एक एक तहसील से आप कितने प्लेयर लेके आते हैं और किस लेवल तक आपको है वो लेके जा सकते हैं। कौन से जो डिफरेंट है एंथ्रोपोमेट्रिक एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हमें देखनी पड़ेगी, फिटनेस एंड सोशल बैकग्राउंड, हमारे यहाँ सोशल बैकग्राउंड की वजह से हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वहां दे रहे हैं, अब करेगा क्या। अब हर एक ऑफिसर है, हर एक स्कूल टीचर है स्पोर्ट्स में, उन सब के बच्चे तो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, सिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ ग्राउंड ही नहीं है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों के वो गवर्नमेंट स्कूल में है जहाँ ग्राउंड भी है, तो उनके लिए कोई सहूलत नहीं है स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स कर दी उन्होंने, दौड़ना भागना उस बच्चे ने है जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लोअर है। एलीट बच्चे ये बड़ी हद तक गोल्फ खेल लेंगे या टेनिस खेल लेंगे या स्विमिंग कर लेंगे, स्विमिंग भी कंपटीशन के लिए करें, जस्ट फॉर द रिक्रिएशन। तो उसके मुतालिक हमें देखना पड़ेगा। लैक ऑफ स्पोर्ट्स लेबोरेटरीज, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स लेबोरेटरीज नहीं है जहां पर हमें ये डाटा प्रोवाइड किया जाए, मिल सके, वो नहीं है, इनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये फ्लॉस है, स्पोर्ट्स टीचर, कोचेस एंड ट्रेनर डू नॉट अपडेट देयर नॉलेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट। हमने बड़ी हद तक कोशिश कर दी है, होती है, आप 4-5 साल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जी 1-2 गोरा बुला के उसको 5 साल लोगों की ट्रेनिंग करवा दी, पैसा पूसा गया, बाकी ट्रेनिंग भी गया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्पोर्ट्स टीचर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, ये मेन की पॉइंट है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो टीचर्स हैं जो हमारे स्कूलों में हैं और जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनके साथ बहुत कम कोलैबोरेशन है। एक एक स्कूल का डाटा हर किसी के पास होना चाहिए, लैपटॉप है,
कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हर किसी के पास ये चीजें हैं। इनसिक्योर फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्समैन, अब हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन का फ्यूचर इनसिक्योर है। अब कोई भी बच्चा, एक जो माँ है जो जिजी खान में, रहीम यार खान में, वो अपने बच्चे को मदरसे में भेज देगी, कोई बात नहीं, हिफज करके वो एक मस्जिद में तो जाके अपनी रोजी रोटी कमा लेगा, स्पोर्ट्स में नहीं भेजेगी क्योंकि उसका फ्यूचर ही नहीं है। इतनी जान लगाता है बच्चा, तो अभी तक हम जो है वो 20 रुपए की गडेरियों के साथ उसको 100 मीटर का कंपटीशन लड़वा रहे हैं, तो वो तो नहीं होगा ऐसी चीजों को। उनका फाइनेंशियल जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उनका फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा, देन वी कैन अपलिफ्ट स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड। अच्छा, ये एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक कल जो प्रिपरेशन के दौरान मैंने देखी, फील्ड हॉकी में देख लें 19, अभी ये देखें कि 1960 से लेकर हम जो है वो 90, ये हमारे ओलंपिक्स मेडल्स हैं जो 60, 68 है, 84 है, फिर इसके अलावा 71, 78, 82, 94 ये हमारे हॉकी वर्ल्ड कप। अभी भी पाकिस्तान इज अ लीडिंग वर्ल्ड कप विनर इन द वर्ल्ड इन फील्ड हॉकी। फिर है इसके अलावा एशियन गेम्स में देखें कि कितने 1958 से 90 तक हमने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में। फिर आ गया सिल्वर मेडल की आगे पोजीशन है, फिर एशियन। अच्छा, ये जो डाटा है वो हमारा डाटा है तकरीबन 2000 से पहले का और 2000 के बाद का। ये जो स्टैटिस्टिक है, जो एक व्हाइट लाइन नजर आ रही है, ये 2000 से पहले की हमारी परफॉर्मेंस है और 2000 के बाद की हमारी परफॉर्मेंस है। मे भी एथलेटिक्स में कोई मिसिंग हो, मगर हमारा जो हम कहते हैं कि हमारा कभी ये इम्प्रूव नहीं हुआ था, ट्रेंड नहीं था, स्पोर्ट्स का ट्रेंड था, प्लेयर आ रहे थे, मगर अब खत्म हो गया है। अब ये देखें कि क्या है वो, बस ये एशियन गेम्स में हमने सिल्वर, एक गोल्ड लिया था 2010 में सिल्वर, और ये देखें ये पोजीशन है। अभी ये रिसेंटली एक जो एथलीट्स है, ये एक आधा कोई और होगा, ये सारे के सारे, ये थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो जो मुझे नजर आए, जो मैंने जो इतने टाइम में कर सकता था वो किया है। इससे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स से हमारी परफॉर्मेंस जो है अब डिक्लाइन की तरफ है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स एंड अकॉर्डिंग टू द डाटा। अच्छा, सिंपल स्टेप्स कैन इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस at national and international level games in, according to my opinion, 3 to 5 years. Sports officers and sports teachers should maintain record of athletes from tehsil and district level, age 10, under 10, under 16, under 20 and adults. अंडर 10 और अंडर 16 आपको वो होंगे कि आप फ्यूचर में उन प्लेयर्स को फॉलो अप करते हुए ट्रेन करवा सकें। अब ये देखेंगे कि कुछ हमारे दोस्त कहेंगे ये अंडर 10 क्यों है। बहुत सारी रिसर्च जो है अमेरिका में मैंने देखी है कि वो यूथ स्पोर्ट्स के नाम से 7 to 8 ईयर की बेसबॉल की टीमें वो उनकी रीजन की होती हैं और उनके नेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, उन्हीं प्लेयर्स को वो आगे लेके जाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 20 साल में तो एक प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसको ट्रेन करवाते हैं 2-4 साल में, जबकि जो यूरोप में एक एथलीट होता है वो तकरीबन अंडर 16 जो है उससे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको 10 साल ट्रेन करने के बाद फिर वो लेके आते हैं। एक बंदे की जो टेक्निकल होती है, टेक्निकल स्किल डेवलप हो चुकी है, टेक्निकल या गेम स्किल्स जो होती है या गेम सेंस होती है, वो 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। हमारे एथलीट का 2 साल का भी नहीं होता। तो वो जो टेक्निकल हमारे यहाँ जो देखे, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के हॉकी और क्रिकेट मैचेस नेक टू नेक जाते हैं, मगर जहां पर साइकोलॉजिकल और टेक्निकल पोजीशन आती है तो हमारी टीम जो है वो बहुत सारे जीते हुए मैच हार जाती है, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आप इन चीजों को डाटा कलेक्ट करें, उनको टेक्निकल और टीम सेंस, गेम सेंस के हिसाब से ट्रेनिंग करवाएं। ये आपको अंडर 10 और अंडर 16 जो है वो ये देगा। अडल्ट प्लेयर्स को आप ट्रेन करवा के जो रिसेंटली 2-3 साल में आप कंपटीशन में लेके आएंगे। डाटा कौन सा आपने कलेक्ट करना है? एंथ्रोपोमेट्रिक करनी है, उनकी बॉडी साइजिंग क्या है, उन पे कौन सी न्यूट्रिशन है, परफॉर्मेंस इन गेम्स है, फिटनेस एंड
सोशियो इकोनॉमिक्स कि उनकी गेम की परफॉर्मेंस क्या है। अभी देखिए ना, मैंने अभी एक डिस्कस किया है कि हमारी यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन कमीशन, हमारे बोर्ड्स, 9 बोर्ड्स हैं, इनके पास पिछले 5 साल का मेरे ख्याल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एथलेटिक्स में डाटा मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 मीटर का रिकॉर्ड नहीं होगा कि उनकी बोर्ड में किसका रिकॉर्ड था। फिर इसके अलावा जो है एथलेटिक्स में अगर किसी ने जैवलिन थ्रो किया तो कितने डिस्टेंस पे किया है, उसको मेडल्स दिए, ये रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ये मेंटेन करना पड़ेगा। उनका फिटनेस लेवल क्या है, ये आपको करना पड़ेगा। और उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, क्या रीजन है कि वो छोड़ रहे हैं। अरेंज ट्रेनिंग कैंप्स बाय कोचेस एंड स्पोर्ट्स टीचर एट तहसील लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इफ पॉसिबल गिव एडिशनल बेनिफिट टू देम। हमारे यहाँ प्लेयर को या करके, आप कोई बच्चे हैं, आप कहते हैं जी एक बच्चा रहीबियार के रिमोट एरिया में है, उसके पेरेंट्स कैसे लोग करेंगे, 100 में से एक होगा, कहेंगे भावलपुर में जाकर ट्रेन करे। तो इसलिए आपको उनके जो हाउस है, जो नियरेस्ट प्लेस है, तहसील है, वहां पर उनको जो है आपने प्रोवाइड करनी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ताकि वो, और उनको जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनको आप थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट दें ताकि वो करवा सके। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स टीचर है, वो एडिशनल टाइम में तो कोई और जॉब नहीं कर रहे ना आफ्टर स्कूल, तो उनको दिया जाए कुछ ना कुछ बेनिफिट और कोचेस को अटैच किया जाए। स्टार्ट हैंडसम स्कॉलरशिप ओनली जेन्युइन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस्ड एडमिशन होते हैं। स्पोर्ट्स बेस्ड एडमिशन में इशू क्या चल रहा है, वो कर रहे हैं जी इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, एमबी हो गया, वहां बड़ा कंपटीशन होता है, वो जेन्युइन एथलीट होते ही नहीं है, उनका एडमिशन हो जाता है और एडमिशन के बाद वो प्लेयर गैप। नुकसान क्या होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कई यूनिवर्सिटीज में उनकी फीस वेव की जाती है और हमारा जो एथलीट होता है वो बेचारा उधर रह जाता है। हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि ये जो स्कॉलरशिप है ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उनको प्रोवाइड करे और पहले देखे कि ये एथलीट की एज क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके हिसाब से दे और रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि जो प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ना हो उसको एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स ना दिया जाए। अगर कोई एडमिशन दे कोई भी स्पोर्ट्स ऑफिसर किसी यूनिवर्सिटी में या कोई उसको स्कॉलरशिप, ही शुड बी पनिश्ड, क्योंकि प्लेयर का हक मारा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्लेयर जो है उसको किसी भी जगह कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। प्लेयर अपना बहुत टाइम जाया करते हैं इन चीजों में। स्टार्ट डोंट वेस्ट मनी इन द नेम ऑफ यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल वेयर आउटपुट इज जीरो। पिछली एक दफा हुआ था स्पोर्ट्स कंपटीशन, इतने पैसे जाए हुए, आउटपुट कोई भी नहीं, ना कोई आपको प्लेयर मिला, बस आपने जो दोपहर में लोगों को इकट्ठा करके कार्ड ही उठाए थे। तो इस तरह की नहीं, स्पोर्ट्स कंपटीशन आप करवाएं। कंडक्ट इंटर डिवीजन स्पोर्ट्स कंपटीशन एनुअली बाय होस्टिंग ऑल डिवीजन टर्न बाय टर्न। कंपटीशन हो पंजाब स्पोर्ट्स लेवल के, वो हर जगह पे हो। रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स है, कैसे किया जाए, कंपल्सरी स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स क्लासेस नहीं हो रही। अब ये देखेंगे दुनिया में जो हमारे यहाँ अडल्ट पॉपुलेशन है, यूथ, वो तकरीबन 30% से ज्यादा है और हम इनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, जिसमें हमारा जो टैलेंट है वो डिस्पर्स हो रहा है। अब स्पोर्ट्स क्लासेस स्कूलों में खत्म हो गए, ये कंपल्सरी होनी चाहिए, कंपल्शन। स्पोर्ट्स टीचर की सीट्स हैं वो जो है वो फिल होनी चाहिए। स्पोर्ट्स टीचर की सीटें जो है वो प्राइमरी स्कूल लेवल पर जानी चाहिए, जो कि नहीं है। फिर रीओपन स्कूल ग्राउंड्स। अब देखिए एपीएस के इंसिडेंट के बाद हमारे यहाँ बड़ी बड़ी दीवारें बन गई हैं और स्कूलों के ग्राउंड जो है वो हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए, प्लेयर्स के लिए हर सतह पे बंद है, वो ओपन होने चाहिए ताकि स्पोर्ट्समैन जो है वो पार्टिसिपेट खेल सके, आपके कोई ना कोई किसी लेवल पर जा सके। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर शुड प्रोवाइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड कंडक्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑल स्कूल, स्कूलों में करवाए। स्टार्ट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फॉर फ्रॉम स्कूल लेवल, ये होना चाहिए। इसके बाद है जी वर्कशॉप। अब हमारे यहाँ जो वर्कशॉप्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि ताकि आप डाटा मेंटेन कर सकें। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डाटा जो मैंने पहले डिस्कस किया, अंडर 19, अंडर 16 और अंडर
20 जो है उनका डाटा जो कलेक्ट किया जा सके। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स है, वीडियो एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक गेम्स है, फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इनका डाटा जो है वो हमारे यहाँ लाजमी होना चाहिए कि इनकी फिटनेस इस लेवल की है क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है हमें उसके हिसाब से वो डाटा जो है वो मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए वर्कशॉप्स करवाएंगे आप, और ताकि आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स कोच है वो ट्रेन हो सके और डाटा मेंटेन कर सके और उस डाटा को फॉलो अप भी किया जाए। मतलब वो डाटा जो 1 साल में लिया है फिर 6 माह बाद रिपीट किया जाए कि जो ट्रेनिंग वो करवा रहा है उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, फिटनेस बेहतर हो रही है नहीं हो रही, और अगर वो एथलीट्स जो हैं उनमें से इतने एथलीट्स जो हैं वो कंपटीशन में छोड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स क्यों छोड़ रहे हैं, उसके बारे में आपके पास होनी। द कलेक्शन ऑफ डाटा विल बी रिपीटेड एवरी 6 months or annually to follow up the performance of athletes, coaches, performance of sports teacher and effectiveness of training। ये चीजें, इन चीजों को जो है वो आप मेंटेन करवाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमारा जो परफॉर्मेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, ये प्लेयर्स किधर डिस्पर्स हो रहे हैं। ये स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स लैब है, सजेशन है, बहुत सारे एडवांस कंट्री में उनके डिविजनल लेवल पे है। अभी मैं आपको जो बताता हूँ कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स होते हैं उनके साथ मिलके, इवन मलेशिया में मेरे सुपरवाइजर थे, उन्होंने जो है वो कॉल किया और उन्होंने 2 साल के साथ 2 साल अपने स्पोर्ट्स जो उनका जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर था इको में उसके साथ वो अटैच रहे और 2 साल तक उनका स्टैंडर्ड और जो उनकी जो चीज़ें थी उनको ट्रेन करवाने के बाद वो दोबारा यूनिवर्सिटी में आए। तो इस तरह से स्पोर्ट्स लैब एस्टैब्लिश होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में है चाहे किसी भी जगह पे है, ही शुड बी कमिटेड एंड ही शुड बी वर्क एट वेयर लेवल इफ द गवर्नमेंट डिजायर्स। अब रोल ऑफ बायोमैकेनिक्स क्या है? फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ एथलीट्स है, टू एनालाइजिंग द एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है, 2D एंड 3D वीडियो एनालिसिस है, और फिजिकल फिटनेस डाटा। ये सारा डाटा जो है हम उसके थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। Follow up the performance of athlete annually and biannually. A training program should start for teachers through the establishment of sports biomechanics lab and sports officers for data collection. Thank you very much. जी आप अपना ऑडियो ऑन करें। क्वेश्चन किया जा सकता है जी। काफी चल ऑडियो ऑन हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पीड नहीं आ रही। डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? जी अभी आप सब दोस्तों ने, आवाज आ रही है जी मेरी सबको? जी जी आ रही है। फिलहाल तो आ रही है। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। सर आ रही है। जी राणा साहब कोई अनम्यूट क्वेश्चन करने कर पड़ेंगे सकते हैं? सबको। सब दोस्तों को आवाज आ रही है जी मेरी? जी आ रही है। आ रही है। यस सर आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। नहीं आ रही है भाई, अनम्यूट कर। नहीं मेरा ऑन है। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। राणा साहब कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं ये जो नहीं नहीं सबको मेरी आवाज आ रही है जी? दीपिक यहाँ पे आ रही है। जी जी आ रही है, हमें आ रही है। राणा साहब जी जी जी, आ रही है। क्वेश्चन कर सकते हैं? अभी आप डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब को सुन रहे थे, उन्होंने बायोमैकेनिक्स के ऊपर आपको बहुत डिटेल्ड सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी चूंकि बिल्कुल अभी एक लिसनर के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट था, तो मुझे लगा
वो ये था कि ये एक इतना वास्ट फील्ड है कि आप एक सेशन में इसको नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। फिर सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर साहब ने जो एंड पे अपनी कंक्लूजन्स उन्होंने बताई और रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स बताई और जो हमारी चीजें लैग कर इतनी 100% बताई थी कि मुझे लगा कि शायद डॉक्टर साहब खुद भी कभी स्पोर्ट्समैन भी रहे होंगे, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन हम इन चीजों को हाईलाइट करते रहते हैं। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा जी, तो इस तरह से ये भी आपने सारा सुना। मैं इसमें आप सब लोग प्लीज क्वेश्चंस जो भी को करना चाहता है वो कीजिएगा जो इससे रेलेवेंट हो और जिसका कोई फायदा हो। तो थोड़ा मतलब वो उसको, क्योंकि ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो इसमें बहस वाली वो प्लीज क्वेश्चंस ना डालिएगा। तो अभी डॉक्टर साहब आपके सेशन के लिए मौजूद है, अगर कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहता हो तो करे 1 by 1। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। स्टार्ट कर अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब वालेकुम सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन करने थे मैंने दो आपसे। जी पूछिए सर, एक तो मुझे पूछना था पोस्चरल प्रॉब्लम किस एज तक ठीक किए जा सकते हैं। दूसरा सर, खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड तक कर रहा होता है, कंपटीशन में जाके खिलाड़ी जीरो हो जाता है, जो वेरिएशन आती है उसकी परफॉर्मेंस में, उसकी रीजन क्या है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सर। जो पहला सवाल आपने किया वो मुझसे रेलिवेंट नहीं है। पोस्चरल प्रॉब्लम जो है वो आप तो फिजियोथेरेपिस्ट से करेंगे, ये क्लिनिकल बायोमेकेनिक्स है। ठीक है सर। दूसरा सवाल सर, वेरिएशन क्यों आती है परफॉर्मेंस में सर। दूसरा सवाल है कि हमारे यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उस पर भी बड़ी रिसर्च होती है जिसमें मोस्टली मेंटल टफनेस आ जाती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके ऊपर भी जो है हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो पढ़ाई जाती है, उनको भी उसके थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। जब हमारा एथलीट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो नफ्सियाती तौर पर भी उसका इफेक्ट होगा, और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो आपकी जो हमारी जो ह्यूमन मूवमेंट होती है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो ये एक उसका रीजन है। मोटिवेशनल जो चीजें होती है वो भी इंटरनेशनल लेवल में आप उनको मोटिवेट किस तरह करेंगे, मेंटली कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से एक रिलेटेड टर्म है। तो ये तो सिर्फ मैंने जो यहाँ लेक्चर दिया है वो मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है और एरिया ऑफ स्टडी है वो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत बड़ी टर्म है, डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा प्लीज सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। अभी Yes. आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन करें वो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मजहर शेर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, गुजर खान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव माशाल्लाह लेक्चर था और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था राना साहब की तरफ से। सर मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी फास्ट बॉलर का या कॉमनली किसी भी प्लेयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का, वो एक्सटर्नली हम परसेप्शन के थ्रू विदाउट इक्विपमेंट्स उसको कैसे मालूम कर सकते हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, फास्ट बॉलर जो है एक अगर हो तो। दूसरा सर जो है कि एक लेफ्ट हैंडेड जो बॉलर होता है वो मोस्टली देखा गया है कि वो बॉल को स्विंग और सीम जो है वो राइट हैंडेड की निस्बत ज्यादा करता है। तो सर मैं बीइंग अ बॉलर मेरे साथ थोड़ा सा ये है कि मैं राइट हैंडेड हूँ लेकिन मैं लेफ्ट आर्म बॉल से जो है वो मीडियम फास्ट भी कर लेता होता हूँ। तो उसमें मैं इसको मजीद इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो विद द पॉइंट ऑफ बायोमैकेनिक्स मैं इसको और ज्यादा कि मेरा जो है ना लेफ्ट हैंडेड
बॉल आप उसको राइट हैंड बॉलर जो है उसको बायोमैकेनिक्स अप्लाई करके इसमें कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती है, क्या आप उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर। जो लास्ट चीजें थी वो मैंने जो आफ्टर बायोमैकेनिक्स कुछ गैजेट और कुछ ट्रेनिंग की पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की, उसमें वो ट्रेनिंग के टूल्स हैं, वो आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हर किसी के पास आजकल मोबाइल है और मोबाइल में बड़े बड़े एडवांस जो है वो कैमरास भी है। तो आपने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मेजर करना है, तो आप सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बता दी है, एक कनोविया सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज करें। सिंपल है, इजीली डाउनलोड है। आप अपनी वीडियो बनाएं और उसको फॉलो अप करने के लिए जो है तो आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए डॉक्टर रॉजर ब्रेटनेट है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक एनालिसिस है, तो उसके उस पर उसको पढ़ लें। फिर नुस्रत की बुक है, उसको आप पढ़ के और कम से कम आप अपनी वीडियो बनाएं, और वीडियो बनाने के बाद जो है वो सॉफ्टवेयर में आप बताना चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो खड़े होते होते आपकी जो डायनामिक मूवमेंट है ना, वो कहाँ पर होती है, कहाँ पर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप हो रहा है, कहाँ डाउनवर्ड जा रहा है, किस तरह साइड में जा रहा है। दूसरी जो लेफ्ट हैंड बॉलर्स की, वो तो एक नेचुरल है कि उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा जो मूवमेंट उसकी बेहतर। थैंक यू सो मच सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अतीक और रहमान बात कर रहा हूँ, PSO तलागंज चकवाल से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस आप जब करते हैं तो उसमें एक चीज़ हम बड़ी वाज़ेह रखी जाती है कि जो नेचुरल स्टाइल है और टेक्निक, इनको मैसअप नहीं करना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि सईद अजमल की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने स्पिन बॉलिंग के अंदर एक अरूज पाया, लेकिन जब उन्होंने उनका नेचुरल स्टाइल हमने चेंज करवाया तो उनकी बॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, इनका इंटरेक्शन भी मोस्टली छोटे बच्चों के साथ जो कि अंडर 18 और अंडर 16 इस लेवल पे होते हैं। तो क्या हम नेचर वर्सेस नर्चर जो उनसे है, जब हम उनको बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप कौन सी ऐसे पॉइंट्स हमें सजेस्ट करते हैं जो हमारे डिविजनल कोचेज या कोचेज उन बच्चों को डेवलप करते वक्त उनके लिए जो खास फरमा आप कैसे साबित हो सकते हैं, बच्चों को अच्छा डेवलप कर सकें, ताकि बाद में जाके जब हम उनको चेंज करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि बायोमैकेनिकल एनालिसिस के लिए लैब्स तो हमारे छोटे लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको क्या पॉइंट्स जिनको हम मद्देनजर रखते हुए छोटे बच्चों को डेवलप करें, ताकि बाद में जाके जो बड़े हमारे नाम है, जिस तरह शुएब अख्तर है, सोहेल अब्बास है, इनको बाद में हम जाके जब चेंज करते हैं तो परफॉर्मेंस में डिक्रीज आ जाता है। तो काइंडली ये हमें जरा थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू। एक जो चीज होती है कि हमें कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग सेशंस रखने चाहिए। अभी एक मैंने चीज की डिस्कस किया था कि स्पोर्ट्स टीचर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, इनके दरमियान कोलैबोरेशन नहीं है। स्पोर्ट्स टीचर्स जो हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के होंगे स्पेशली, जो कि रिसर्च के साथ टच है, वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इश्यूज हैं, वो आपको ट्रेन बताएंगे, और जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है इस फील्ड में उसके मुताबिक वो बताएंगे कि किस रिसर्च में क्या बताया गया कि कौन सी मूवमेंट है वो इफेक्टिव है, जो आपकी प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज के लिए बेहतर है, और किसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इनहांस हो सकती है। तो एक तो वो चीज होती है, उसको आप फॉलो कर। दूसरा जो बेहतर होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बड़ा इशू है, हमारे जो कोचेस हैं या टीचर्स हैं, वो सारे कोचिंग बुक्स होती है हमारे अपनी पब्लिश नहीं है, वो सारी इंग्लिश में है। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि कुछ जो लेटेस्ट कोचिंग बुक्स हैं, जो कोचिंग टेक्निक्स हैं या कोचिंग रिसर्च हैं, जो कि परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हैं, जो करेक्टिवनेस ऑफ मूवमेंट है, वो उर्दू में ट्रांसलेट करके किसी को काम करना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो कि हमारे कोचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सके और वो कर सके। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो 2008 या 10 में जो बायोमैकेनिक्स की द आर्ट एंड साइंस ऑफ बॉब वुल्बर्स क्रिकेट, ये दुनिया में पॉपुलर किताब है। उसके बाद कोई रिसर्च और कोई बुक ऐसी पब्लिश नहीं हुई क्रिकेट में
जो उसको फॉलो ना करे। मगर हमारे यहाँ शायद ही हमारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं या हमारे जो रीजन है स्पोर्ट्स के, वहां पर किसी के पास होगी, तो आपको लेटेस्ट नॉलेज उसको अपडेट करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज होती है, जब आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करवाते हैं ट्रेनिंग और बच्चों को उसकी तरफ मोटिवेट करके लेके आते हैं कोचिंग, उस वक्त टेक्निक की जो करेक्टिवनेस है उस वक्त होनी चाहिए। बाद में जो नेचुरल स्टाइल होता है उसको चेंज करने की करेंगे तो इंजरीज होंगी, इसलिए बेहतर है कि जो नेचुरल स्टाइल उस पर डेवलप हो चुका है उसको चेंज करने के बजाय उसी को इम्प्रूव करें। तो बेहतर यही है कि जब इनिशियल स्टेज पे अंडर 16 के या अंडर 14 के एथलीट्स होते हैं उनको आप वहीं पे ट्रेन करें और वहां पर एक्यूरेट जो है परफॉर्मेंस के लिए टेक्निक बेहतर से बेहतर आप स्किल सिखाएं। और इसमें सर एक और चीज, जिस तरीके से हमारे फास्ट बॉलर शोएब अख्तर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हमारे रहे हैं, उनके फ्लैट फुट थे, तो यहाँ पे आके बायोमैकेनिक्स हमें क्या बताती है कि एक नेचुरली अकरिंग एक बंदा है, उसका फ्लैट फुट है, उसका एंगल जो बोन का है वो ही एंगल जो है वो फ्लैट फुटेड था, वो 17 से कम था आई थिंक। तो उसके बारे में बायोमैकेनिक्स हमें क्या डील करती है? एक तो उसको कवर अप करने के लिए आप उसका खुद इंटरव्यू देंगे कि शोएब अख्तर की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा थी, और दूसरी कुछ चीजें नेचुरल भी होती है, कुछ टैलेंट होता है, तो उसमें जो हमारे यहाँ कुछ नहीं आपसे कि जो दुनिया में जो बैट्समैन है ज्यादातर उनका, फॉर एग्जांपल जुवेद मियांदाद था, अभी स्मिथ है और कई बैट्समैन हैं, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो अकॉर्डिंग टू जो कोचिंग मैनुअल है या कोचिंग गाइडलाइन है उसके मुताबिक नहीं है, मगर वो दुनिया के सबसे बेहतर परफॉर्मर रहे हैं। तो ये चीजें जो होती हैं वो कुछ नेचुरल भी होती हैं और उसके लिए एक्सेप्ट जी, तो इसलिए ये जो चीज है, अगर उसने शोएब अख्तर ने परफॉर्म किया अपनी उस खामी को दूर करने के लिए उसने ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा की है, उसको ट्रेनिंग के थ्रू ही आप इम्प्रूव करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बायोमैकेनिक्स का न्यूट्रिशन से कितना रिलेशन है और इसको किसी खिलाड़ी पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है? न्यूट्रिशन का बायोमैकेनिक्स के साथ यही लिंक है, रिलेशन है कि आप जो डाइट देते हैं वो डाइट आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए, आपकी मसल ग्रोथ के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो वो कौन सी आप डाइट देंगे जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट हो सके और कौन सी ट्रेनिंग करवाएंगे, ये चीजें आपने उसको देखना पड़ता है। आप सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मोहम्मद मसूद TSO कोटदू। जी जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम जब एथलीट्स वगैरह होते हैं वो जब कोई गेम कर रहे हैं या कोई कंपटीशन खेल रहे हैं तो शुरू में उनका पोस्चर, उनका जो है ना लेकिन जिन्हीं वो थकते हैं और मतलब कि फटीग आ जाती है तो वो उनका चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, उनका स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या इसमें कौन सी तैयारी रखती है कि वो ये तब्दीली को कंट्रोल किया जाए, तो शुरू से लेकर आखिर तक वो अपने पोस्टर को स्टाइल को चेंज ना करें? ये डिस्टॉर्शन हुई है, आपकी बात की कोई समझ नहीं आई। सर अभी मेरी बात क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक ठीक नहीं है, आप अपना माइक ठीक करें फिर बाद में समझ आएगी, मुझे भी समझ ही नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। हफीज GS राजनपुर। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी PhD करने की सर। दूसरा सर, मेरा सवाल नहीं है, मेरी एक तजावीज़ है। जैसे आपने इसी में एक कहा है कि अपने जो लोकल एरियाज में लेजेंड्स प्लेयर हैं, लाइक जैसे भावलपुर में मुतीउल्लाह खां है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, इन पे अगर ये हर डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट कर लिया जाए, और क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तो रिसर्च नहीं करवाता, यूनिवर्सिटीज कराती हैं, और जैसे सर आप जानते हैं इन सब चीज़ों को, अगर ये डाटा आपके पास मौजूद है कि कौन से इलाके में कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने कोई मेडल लिए हुए हैं या उनका कोई लैंडमार्क कारकर्दगी है, तो अगर वो उस पे अगर रिसर्च और थीसिस किया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा सर। यही मेरा सर एक तजवीज़ थी। तजवीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है भाई, इस तजवीज़ को अगर पूरा करना है तो उसके लिए फंडिंग चाहिए।
अब एक प्लेयर है, जो बंदा है एमफिल कर रहा है, उसके पास इतनी फंडिंग ही नहीं है कि वो एक 80,000 रुपए का जो स्किलफुल स्टैंडर्ड कैलिपर है, 80-90,000 1 लाख रुपए का बाहर से आ रहा है, वो कहाँ से लेगा? तो ये काम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते इंस्टीट्यूट्स के हैं, मगर उसको अमली जामिया जो है वो यूनिवर्सिटीज पहुंचाती है। हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल रिसर्च हो रही होती है तो उसमें वो डाटा फाइंडिंग्स नहीं आती, इसलिए ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो कि वो कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इनिशिएट ले, तहसील लेवल पे ले ले, डिविजनल लेवल पे ले ले या प्रोविंशियल लेवल पे ले ले, तो वो जो आगे जो जहाँ पर रिसर्च हो रही है उसमें ये कंडीशन हो कि आपके जो तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनको उस प्रोजेक्ट में कंडीशन हो कि ये प्रोजेक्ट है, इसके मुताबिक ये डाटा होगा, हमारे इतने आपने लोगों को पीएचडी डिग्री भी करवा ली है और ये भी आपने डाटा कलेक्ट करके हमें सोल्यूशन भी देना है। अभी आप पे कितने लोग हैं जो एमए हैं, एमफिल हैं, तो इन्होंने पीएचडी कर दी है ना, तो इन्होंने यहाँ सर्व भी करना है। अगर ये सीख जाएंगे इस एक प्रोजेक्ट के थ्रू तो आपका स्पोर्ट्स का बेहतरी होगी और लोगों की बेहतरी होगी। सर ऐसे जैसे आपने बताया ना, दोनों जगह फुकदान है, यूनिवर्सिटी में भी कहते हैं फंड नहीं है, तो तहसील के पास भी फंड्स नहीं है। अगर इसको ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज है, ये हमारा एरिया नहीं है, हमारी इतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारी इतनी लिमिट नहीं है हम उस पर डिस्कस कर सकें। हम जो कर सकते हैं हमने वो डिस्कस करना है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद, अच्छा प्लीज जरा मेरी बात सुनिएगा। डॉक्टर साहब मुकर्रर हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर दिया, अब आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। वो तजावीज़ का फोरम नहीं है, तो मेरे भाई की तजावीज़ हैं वो सारे डीसी साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, अभी डीसी साहब तशरीफ लाएंगे तो उनको दे सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ इसके रेलेवेंट जो क्वेश्चन है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, वो रेलेवेंट क्वेश्चन कर लें, ताकि वो मतलब आप अगर डॉक्टर साहब को तजवीज़ देंगे तो वो आपको उसका हल तो बता सकेंगे, लेकिन वो प्रॉपर फोरम नहीं है, तो इसलिए जरा उसको इग्नोर किया जाए। कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज करें। राना साहब, मैंने जो क्वेश्चन किया था यूनिवर्सिटी, क्योंकि डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, हमने कहा जो इलाके में कोई अच्छा प्लेयर है उसका डाटा हो इनके पास, जो न्यू कमर है वो इस पे वर्क कर ले, इसमें तो कोई ऐसी इससे रिलेटेड वाली बात ही नहीं है। साहब अगर आपका पर्सनल मैटर है तो आप आ जाएं, आपको उनसे ज़्यादा डिस्कस कर लें, ये आपकी मुलाकात करा देंगे। ये जो सेशन है इसको प्लीज चलने दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड द क्वेश्चन ही करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रीजनल कोच साहिवाल जी, साहिवाल बोले। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि ये न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग जो है ये प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह इनहेंस करती है? कौन सी सर? सर न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग जो होती है प्लेयर्स की। न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग, न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग, इसके बारे में मेरा नहीं है इतना एरिया, मैं उसके बारे में नहीं डिस्कस कर सकता। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च बायोमैकेनिक्स है। न्यूरो फीडबैक ये है कि मसल जब न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी मसल्स मूवमेंट के साथ इफेक्टिवनेस होती है। इसके अलावा जो मोटर लर्निंग है, इसके अलावा जो इंटरसेप्शन एंड परसेप्शन है वो भी बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, मगर ये थोड़ा सा टच करती है न्यूरोफिजियोलॉजी को। तो ये न्यूरोफिजियोलॉजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ये किस तरह से उसको एडमिट करते हैं या किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, ये किस तरह से उसको आप जो है वो परसीव, कौन सी ट्रेनिंग देंगे। तो बेसिकली ये जो आप रिलेटेड टू द टेस्ट मैनेजमेंट एंड सो ऑन, जो इस तरह की चीजें होती हैं, डिसीजन अंडर प्रेशर जो होता है प्लेयर्स का, तो क्या ये उससे रिलेटेड नहीं है? आई थिंक सो। ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पहले आपको जिक्र किया कि वो जो चीज है वो मैंने नहीं पढ़ी, वो मेरे रिलेटेड नहीं है ना। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इजाज एथलेटिक्स कोच बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा प्यारा लेक्चर भी सुना और बहुत अच्छी आरा भी लोगों की आई है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा एज ए कोच सादा कोई बात करने की इजाजत है मुझे बायोमैकेनिक्स के हवाले से? सादा हमारे पास क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, लैब नहीं है, आपकी इजाजत हो तो। डॉक्टर साहब मिसाल के तौर पर हम 100 मीटर दौड़ते हैं, तो पुराने दौर में, और मैं अब भी करता हूँ जहाँ मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, कि जहाँ मैंने 100 मीटर के एथलीट का टेस्ट लेना है उस जगह पर मैं पानी डाल के उसको, जिसको पंजाबी में लेप कहते हैं, लेप कर देता हूँ।
तो उसको मैं दौड़वाता हूँ, हर 30 मीटर पे मैं उसके स्टेप की पैमाइश कर लेता हूँ, निशान लग जाते हैं, अगले 30 पे कर लेता हूँ, डिक्लाइन के एरिया में जाके भी कर लेता हूँ। दूसरा, मैं आजकल तो कैमरा भी मौजूद है, तो कैमरे से उसके साथ फोटो के सेशन भी ले लेता हूँ। जो अभी आपने बात फरमाई थी, बड़ा बहुत ही प्यारा और बड़ा रियल लेवल पे आपने जाके बात की, उस पर मैं अपने तौर पर उसके एंगल देख लेता हूँ कि गर्दन कहाँ है, कंधे कहाँ जा रहे हैं, बाजू कहाँ जा रहे हैं, उसके कौन सा, अब कई शायद कुछ लोगों के लिए नई बात हो, आपके लिए तो नई नहीं होगी, कि कुछ लोगों का एक स्टेप बड़ा आता है, एक छोटा आता है, तो उसको हम इस तरह भी चेक कर लेते हैं। फिर एक रेले सिखाते हुए मैंने अपना एक बनाया हुआ है कि मैं अपने किसी बच्चे को रेले में डायरेक्ट बैटन नहीं पकड़ाता, मैं और ना ही मैं नकल करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ आप वॉक करें, जस्ट वॉक करें। वॉक करते हैं तो मैं उनकी बैक से भी और फ्रंट से भी वीडियो बना लेता हूँ। उनका हाथ मैं उनको दिखाता हूँ, जो हाथ की ये हथेली होती है, जब हम आगे लेके जाते हैं तो ये हाथ यूं जाता है, जब पीछे जाता है तो नेट 100% जो रेले बैटन में जो हाथ का पोस्चर होना चाहिए, जो अंदाज होना चाहिए, वो खुद बन जाता है, नेचुरली बनता है। और उसको वहां एक जब 80-85 के जाविये पे पहुंचता है तो बैटन, बेहतरीन बैटन लेने के लिए हाथ तैयार होता है, सिर्फ अंगूठे को हल्का सा खींचना होता है, स्लाइड सा, और यानी ये नेचुरली मसल्स की ताकत भी नहीं लगती और काम भी हो जाता है। इसी तरह हम स्टार्ट जब सिखाते हैं उसमें भी ये चीज नेचुरली हम देखते हैं। जैसे रुकू में जाते हैं तो जब हम क्राउच स्टार्ट लेते हैं तो उस पर जो हाइट हम लेते हैं वो एंगल हम बॉक्स तो बताती हैं 80 सेंटीमीटर, 80 का एंगल ये हो जाए, 120 का ये हो जाए। आप नेचुरली पैमाइश करें तो आप खिलाड़ी को कहें कहाँ आप इजी हो, वो खिलाड़ी खुद बताता है कि मैं यहाँ बड़ा ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो आप उस जगह को पैमाइश कर लें, उस अंदाज से पैमाइश कर लें, उसके पाँव का फासला पैमाइश कर लें। मैंने एक कैंप अपना लगाया, हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में बहुत बड़ा कैंप था, उसमें पूरे पंजाब से हमने 25 एथलीट लिए, तो उनको मैंने इस पे रिसर्च भी थोड़ी सी की स्टार्ट पे। तो जो पुरानी बात सुनी हुई थी, तो एक को नी स्टार्टिंग लाइन से पीछे निशान लगा लें, एक को नी और पीछे लगाएं, वहां पाँव रख लें। तो मैंने इन पर पैमाइश की, तो जिस शख्स की कोनी जितनी होगी उस शख्स का पाँव से लेकर घुटने तक पैमाइश भी उतनी होगी, उस शख्स की ये थाई का पैमाइश भी इतनी ही होगी। तो इन चीजों को हम खुद भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये उस लेवल पे ही जाती हैं जो हमारे पास रिसर्च आती है। रिसर्च नहीं है तो हम इसमें थोड़ा सा, और एक आपने जरूर ऐड करना है, मैंने ये लिख के रखा हुआ था, आपने उसको थोड़ा सा छेड़ा भी है, कि हम जब चुनते हैं तो हमें थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि हमने 6 से 7 साल के बच्चे चुनने हैं, तो उसके बाजू की लेंथ जरूर पैमाइश कर लें, उसकी ये सामने से चेस्ट जरूर पैमाइश करें, उसका कोले तक हड्डी पैमाइश कर लें, नीचे टांग पैमाइश कर लें। इसको भी थोड़ा सा जोड़ के हम रिलेटिव बंदा निकाल सकते हैं वॉलीबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, एथलेटिक्स के लिए, और हर इवेंट के बाजुओं के लंबाई चौड़ाई, ये बातें भी हमें कुछ ना कुछ समझाती हैं। इसमें थोड़ा सा आपने अपना ओपिनियन दे देना है। थैंक यू सर। हम compete करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यूरोपियन कंट्रीज को, एडवांस्ड कंट्रीज को, वहां पे जो डाटा होता है, ये सारा डाटा स्कूलों में मौजूद होता है। स्कूल में सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी होता है, फिजिकल फिटनेस भी होती है, साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स भी होती है, ये डाटा उनके पास मौजूद होता है। तो ये डाटा जो भी मैंने जिक्र किया है कि ये जो डाटा है, पहले तो आप ट्रेन करें कि आपने डाटा मेजर कैसे करना है, आपको पता भी है मेजरमेंट का कि नहीं है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हो। तो ये डाटा जो है ये तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर और जो स्कूल्स के हमारे जो स्कूल्स टीचर्स हैं, ये मिल के कलेक्ट करें, और हर स्कूल के पास रिकॉर्ड होना चाहिए एथलीट्स का, उसका टाइम क्या था, तहसील के पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप ग्रास रूट से अपवर्ड जाएंगे तो आपको एथलीट बहुत सारे मिल जाएंगे, और उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको मिलते जाएंगे। आप उनको ट्रेन करें और ले जाए इंटरनेशनल कंपटीशन। थैंक यू। चलिए जी, सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो क्लोज कर रहे हैं हम, और एक छोटी सी बात जो दरमियान में हो रही थी बार बार, वो दोस्त मुझे भी प्रेज कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों सारों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 6 मार्च को भावलपुर में ज्वाइन किया था और 14 को लॉकडाउन हो गया था। तो इस हवाले से ये सारा क्रेडिट जो मेरे भाई हैं मकसूद जावेद साहब, इनको डॉक्टर साहब के साथ शनासाई थी, तो ये सारी अचीवमेंट उनकी है। तो अभी मैं नासिर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अभी डी साहब ने जो उनसे राब्ता कर लें और आ जाएं, वो होस्ट कर लें। हमने उनको परमिशन देनी है होस्ट करने की, खुद करेंगे। जी नासिर मलिक साहब।
राणा साहब जी सर राणा साहब नासिर, थैंक यू आपको सो आवाज आ मच रही है? आपका। जी मुझे आ रही है आवाज, मेरी आ रही है सर। नासिर, आपको आवाज आ रही है? जी नासिर साहब आपकी आवाज आ रही है। जी मैंने खोल दी। जी नासिर आप होस्ट करें। जी आ रही है। अच्छा, मैं अभी ये करता हूँ। अनम्यूट करना है नासिर। जी नासिर। जी सर जी, अब मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सर आवाज आ रही है? हमें तो आ रही है जी सर आ रही है, सबको आ रही है। आ रही है नासिर साहब, आप होस्ट हैं इस वक्त। जी ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, अभी सर हम ना डीजी साहब को ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है। ओके, डीजी साहब को एडमिट तो करें। डीजी साहब को मैंने अभी सेशन ज्वाइन करा रहा हूँ, होपफुली विद इन फ्यू सेकंड्स वो ज्वाइन कर देंगे हमें, और इन शॉर्ट हम उनको अभी यहाँ रिसीव करते हैं कि वो हमें आज एड्रेस करें हम इस सेशन को। ये डीजी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मैडम मुनज़्ज़ा, आपकी पिक्चर रेगुलरली सामने आ रही है। सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। अच्छा, ठीक है। मैं शायद आपने देखा ना हो तो मदक साहब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर किसी की। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोलेगा तो आवाज आएगी ना। अच्छा जी प्लीज एक सेकंड आप बस वेट करें, मैं करके पास आ गया हूँ, डीजी साहब के पास ही हूँ। आप लोग अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें सब, जो है ना वो भी एड्रेस करेंगे, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। मैं हूँ सर अभी होस्ट।
सवाल है फिर। ये तमाम लोग जो हैं वो जरा अटेंटिवली अब ऑनलाइन हो जाएं। डीजी साहब ऑनलाइन है इस वक्त और हम जो है वो डीजी साहब को वेलकम करते हैं अपने आज के इस वेबिनार में जो कि भावलपुर डिवीजन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं राणा हमाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो डीजी साहब को वेलकम करें और अपने स्पीकर का इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद डीजी साहब का इंट्रोडक्शन के बाद सबके साथ जो है वो उनका एड्रेस जो उन्होंने करना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है, उसके लिए दावत भी दें। राणा साहब प्लीज आप ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको भावलपुर डिवीजन की तरफ से वेलकम करते हैं जी। आज सर हमारे मुकर्रर थे डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब जिन्होंने पीएचडी की हुई है जी, और उनका बायो मैकेनिक्स पे एक लेक्चर था जो आपको बाकी सब दोस्तों से मिलेगा जी। कोशिश हमने ये की है, बल्कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से हमें बताया और उसकी बायो मैकेनिक्स की इम्प्लीमेंटेशन बताई और साथ में अपनी सजेशंस दी, तो दैट वाज मार्वलस जी। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का लेक्चर था। तो बाकी सब दोस्त आपको बताएंगे। सर वेलकम सर। बहुत शुक्रिया हमाद साहब। एक तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो आप लोगों ने इस हवाले से सारा जो हमारा फिजिकल हैंडीकैप रहा है कि जो हम फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं कर सके, लेकिन उसने जो हमारे वेबिनार्स हैं और वेब सेमिनार्स और दूसरे हमारी ट्रेनिंग सेशंस रही हैं। मैं खुद ट्रेनिंग पे था। 24 फरवरी से मेरी अपनी ट्रेनिंग थी और उसमें भी जो सीनियर मैनेजमेंट कोर्स था वो सारे का सारा कोरोना के बाद जूम पे चला गया था। तो जूम ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है हमें, और वो जितने हमारे एक प्रॉब्लम्स थे कि जिस तरीके से कोविड ने हर चीज बंद कर दी हुई है, वो हम उस प्रॉब्लम में नहीं आए और उसको हमने जारी रखा। तो सेक्रेटरी साहब ने भी इसमें काफी हेक्टिक एफर्ट्स किए हैं और जिनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इवन इट गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी हायर अप्स। इवन चीफ सेक्रेटरी साहब हैज गिवन अस अप्रिसिएशन कि हम डोरमेंट नहीं रहे और हमने अपनी किसी भी एक्टिविटी को उसको हमने कम नहीं होने दिया, और हमारी इसी को एग्जाम्पल बनाते हुए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने काम शुरू किया है। तो आज की जो आपकी ट्रेनिंग थी, आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इट, बट आज की 2-3 मेरी मीटिंग्स थी, दैट व्हाई आई कुडंट आपके साथ शरीक नहीं हो सका, तो वो मैंने मिस की है समझे। जो बायो मैकेनिक्स के ऊपर आप अभी बता रहे हैं, जिसका जो बहुत जरूरी है कि हमारी खामियां और गलतियां हैं उसका हमें हमारे कोचेस को सबको पता होना चाहिए कि उसका जो प्लेयर है वो किस तरीके से और किस पॉइंट के ऊपर वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी बॉडी कहाँ पर सही मूव नहीं कर पा रही और किस एंगल के ऊपर वो ओवर स्ट्रेस दे रहा है। तो बाकी डॉक्टर साहब ने आपको बड़ा डिटेल में बताया होगा, मैं तो उसमें इतना माहिर नहीं हूँ इस के ऊपर, लेकिन आपने आई मस्ट हैव द बिलीफ कि आपने इसके बाद आपकी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी बहुत बेहतर हो गई होगी। तो अभी हमने जो तीसरा था जो अभी आपका ये हुआ है, हमने 9 पूरे करने। हर डिवीजन जो है वो अपने हिसाब से, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बनाएगी सारी इसके ऊपर जो भी उनकी प्रेफरेंसेस हैं। तो इंशाल्लाह वी विल लर्न अ लॉट। हम सब इकट्ठे हैं और हमारा गवर्नमेंट का मकसद भी स्पोर्ट्स की तरवीज है और स्पोर्ट्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा जोर दिया हुआ है, इसके साथ साथ हमारी पॉलिसी आ रही है, इवन हमारा स्पोर्ट्स स्कूल भी स्कीम में शामिल है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो सॉफ्ट भी हैं, सॉफ्ट कंपोनेंट को भी अट्रैक्ट कर रही हैं और जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी कर रही हैं। तो आप लोगों के तावन से, यू आर वेरी एनर्जेटिक पीपल, सब लोग आप हमारे
उस पूरी टीम का हिस्सा हो, जिसमें हमें बड़ा खुशी है, बड़ा फख्र है कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। जो न्यू हमारे लोग आए हैं, TSOs और वो कोचेस, वो भी हमने देखा है कि बड़े पढ़े लिखे और एनर्जेटिक लोग हैं। आप लोगों ने भी सारा अपनी एफर्ट कर रहे हैं, तो माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हमाद साहब, आपने एक अच्छा वेबिनार इनेकाद किया है। जो भी मेरी तरफ से भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, बल्कि आप, क्योंकि मेरे आज फर्स्ट डे ही है, आज आफ्टर 5 months ऑलमोस्ट इसके ऊपर, तो मैं भी अब आपके साथ इसी तरीके से हम इंटरेक्शन में रहेंगे। वो जो फासले और वो जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे थे, उनको हम सारा इसी तरीके से ठीक करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, और आप लोगों विश यू बेस्ट ऑफ लक माद साहब और ऑल माय टीम। जहां जहां भी आप लोग बैठे हुए हैं, अपनी स्पोर्ट्स के हवाले से आप बिल्कुल मुतहर्रक रहें, क्योंकि आप लोग मेंटली अलर्ट रहेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर। जी नासिर साहब, आप इसको क्लोज करें। बहुत शुक्रिया जनाब तमाम पार्टिसिपेंट का, और हमाद साहब का कि हमाद साहब ने इसको सुपरवाइज किया और क्यादत में हमने सारा जिन्होंने यहाँ पर आके भी किया। मैं अपने जो स्पीकर थे उनका भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम दिया हमें, और तमाम जो अपनी अपनी जगह पे बैठ के इसको देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उनका भी तमाम शुक्रिया